अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश वाली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं जी MSA 2 का सेशन बाकायदा। और क्या कहते हैं मुझे अच्छा जी, बाकायदा आगाज़ करते हैं जून 24 के सेशन का। आज के सेशन के एजेंडा हम पहले लिख लेते हैं और फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। मेरा नाम सऊद तारिक है और मेरे साथ जो है सर फुरकान अहमद जो हैं वो भी अभी हमें ज्वाइन करेंगे। और हम दोनों जो है वो इस सेशन को लेके चलेंगे। अच्छा जी, स्टार्ट में बात हो जाती है, वी आर सिटिंग फॉर जून 24 एग्जाम्स। अल्हम्दुलिल्लाह MSA 2 का दिसंबर 23 का रिजल्ट आ चुका है जी। और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, मैं समझता हूँ ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। ठीक है, इस पे ही बात करते हैं। एजेंडा पहले हम आज के सेशन का लिख लेते हैं। एजेंडा सबसे पहले इंट्रो ऑफ MSA 2 ब्रीफ, इसमें जो है इंट्रोडक्शन में बात करेंगे। एक ऑलरेडी सेशन ने पहले लिया था, उस पर बात हुई थी, मगर आज फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं आई थिंक जो फर्स्ट टाइम MSA 2 देंगे, तो उनके लिए भी हमें एक इंट्रो पे बात करनी जरूरी है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, स्टडी अप्रोच फॉर MSA 2। जो लोग सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं उनके लिए भी हम जो है यहाँ पे बात कर रहे होंगे, ताकि अगर कोई मिसाल के तौर पे खुद से प्रिपेयर करना चाहे तो इसको अप्रोच क्या फॉलो करनी चाहिए। तीसरे नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी कि इंपॉर्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ दिस पेपर, कि पेपर जा कहाँ रहा है। ठीक है जी, तो इस पे सर फुरकान आपसे बहुत ज़बरदस्त बात करेंगे। इंपॉर्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ दिस पेपर, ठीक है, इन अपकमिंग अटेम्प्ट्स में ये कहाँ ले रख रहे हैं हमें। इसके अलावा इस पे आईकैप सॉफ्टवेयर पे काम हो रहा होता है, तो आईकैप सॉफ्टवेयर को भी डिस्कस कर लेंगे कि आईकैप सॉफ्टवेयर पे क्या प्लस और क्या माइनस है, हम किस तरह से कवर करा रहे होते हैं और स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, सारी बातें होंगी। एंड लास्ट में हम जो है कुछ हमारे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एक दो स्टूडेंट जो है जो हमारे सक्सेसफुल MSA 2 स्टूडेंट्स हैं, वो जो है क्या कहते हैं हमें ज्वाइन कर रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया देने के लिए कि आपकी स्टडी अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आप उसको इसी अटेम्प्ट में कोशिश करिए जून 24 में निकाल लें। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ मैं आपको कहूँ, सबसे अच्छी बात इस पेपर दवा की है। आप मुझे बताएं, पहले मैं एक मोटिवेशन से स्टार्ट करना चाहता हूँ। मुझे एक बात बताएं कि एक मोटिवेशन से बात शुरू करना चाहता हूँ। कितने लोग इस बार क्वालिफाई हुए हैं, तो बता सकते हैं? हाँ जी, नंबर ऑफ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट इस बार कितने हैं जो आई के अपने दिसंबर 23 में क्वालिफाइड किए हैं? न्यूली ACS कितना है? 390, 392, 399, 390 में ख्याल से चले, 390 स्टूडेंट एस्टिमेट ले लेते हैं। 390 लोग क्वालिफाई हुए हैं। अच्छा, आपको पता है ये हाईएस्ट नंबर है। मैंने कभी अपनी जिंदगी में इतना बड़ा नंबर क्वालिफाई होता नहीं देखा। लास्ट अटेम्प्ट में भी काफी लोग क्वालिफाई होते हैं, मगर इस बार तो और ज्यादा हुए। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी ये कि इसमें एक बार MSA 2 के परमानेंट क्रेडिट बहुत अच्छे हैं। तो मैं इस मोटिवेशन से बात करना चाह रहा हूँ कि भाई MSA 2 इज द लास्ट पेपर, क्वालिफिकेशन के सबसे करीब पेपर MSA 2 है, सबसे आखिरी पेपर MSA 2 है ना। तो अगर ICAP 390 बंदा क्वालिफाई कर रहा है और MSA 2 का परमानेंट क्रेडिट बहुत अच्छे आ रहे हैं, हमारे भी 390 में से माशाल्लाह 28 स्टूडेंट ऐसे थे जो हमारे दिसंबर 23 के बैच के थे सिर्फ। मैं पुराने अपने स्टूडेंट भी काउंट करा, तो जो जून 23 दिसंबर 22 और पुराने जो थे, जो क्या कहते हैं पुराने या मेरे BFD के स्टूडेंट थे, उनकी बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ कि जो हमारे जिस तरह अभी आप जून 24 बैच में बैठे हैं, जिस तरह दिसंबर 23 के जो रजिस्टर्ड पेड स्टूडेंट्स है, उनमें से 28 माशाल्लाह क्वालिफाई भी हुए, और उसके अलावा 15 मजीद स्टूडेंट है जिन्होंने MSA 2 पास किया, मगर किसी और पेपर के पास ना होने की वजह से वो अभी क्वालिफाई नहीं हुए। तो 28 प्लस 15 43 स्टूडेंट माशाल्लाह टोटल जो है वो हमारे क्या कहते हैं पास हुए, जो कि मैं समझता हूँ एक बहुत ही अच्छा नंबर था MSA 2 के मुकाबले में, MSA 2 जैसे पेपर के लिए। तो एक 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 उम्मीद की किरण मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि यार अगर आप में से कोई ऐसा है जो थोड़ा सा परेशान है कि यार MSA 2 जो है वो एक अटेम्प्ट हो गई है और मेरा पास नहीं हो रहा, तो पेंशन की बात नहीं है। एग्जामिनर या ICAP हमें मोटिवेट कर रहा है कि यार आप जल्द से जल्द क्वालिफाई करो, और रोक नहीं रहा। मतलब खुदा ना खासा ऐसा होता है ना कि यार कोई पेपर होता है, लॉ है जैसे, खुदा ना खासा कि लॉ में हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा एग्जामिनर जो है वो टफ टाइम दे रहा है स्टूडेंट्स को, मगर MSA 2 में ऐसा नहीं है। तो मतलब MSA 2 में कुछ बातों का ख्याल रखा जाएगा, कुछ अप्रोच का ख्याल रखा जाएगा, कुछ स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, कुछ डायरेक्शन को स्टडी किया जाएगा, सॉफ्टवेयर में मुनासिब प्रैक्टिस की जाएगी, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह आपका पेपर पास होगा। ठीक है, नहीं बात समझ आ रही है? अच्छा, एक चीज मैं पहले और बता दूं, फिर मैं अपने इंट्रोडक्शन पे आऊंगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो MSA 2 फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करेंगे? हाँ, ऐसी चैट के थ्रू बता रहे हैं, चैट के थ्रू पार्टिसिपेशन हो जाती है, मैं आइडिया हो जाता है। फर्स्ट अटेम्प्ट लिख दें, फर्स्ट लिख दें जो कह रहे हैं कि जी फर्स्ट टाइम करेंगे, फर्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है, ओके। महा हामिद, IZ, फराज शाहिद अल्लाह वाला, ओके। मोहम्मद अवैस, जफर दुरानी, अली हैदर, महम हामिद, अब मोहम्मद अवैस, अशर, ठीक है। इकरा, राबेल, ओके। राबेल अवर ओल्ड BFD स्टूडेंट, माशाल्लाह दैट्स गुड, वेलकम राबेल। शुएब शफीक, सना, मुंतहा,
ठीक है जी, राजा हमजा खालिद, ठीक है फर्स्ट अटेम्प्ट, माशाल्लाह मेजोरिटी फर्स्ट अटेम्प्ट की, और भी लोग हैं, ठीक है फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट। अच्छा, और बाकी लोग जो है जिनकी एक से ज़्यादा अटेम्प्ट हो गई है, मैं उन पे ज़्यादा बस ये बात करना चाहूँगा कि भाई परेशान ना हो, ठीक है। ज़बरदस्त यार। अब्दुल, जबरदस्त यार, दैट गुड। अच्छा, तो बुक कैसे मिलेगी, ये एडमिन आपको गाइड करने के, परेशान हो। अच्छा, मेरा नंबर नोट कर लें, कोई अगर 1-to-1 क्वेरी हो तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई अगर लेट से कोई ऐसी क्वेरी हो एडमिन से मैं आपको कनेक्ट करा दूंगा, मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा बुक से रिलेटेड, अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो बुक आपको एडमिन के थ्रू मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है कि भाई मेजोरिटी MSA 1 की ऐसी है, अभी हमारे पास सेशन में जो न्यू है कोई बात नहीं, और जो अगर लेट से पहले भी पढ़ चुका है MSA 2 तो कोई बात नहीं, आप ये अप्रोच पे काम करें। मुझे उम्मीद है, मैंने जैसे आपको बताया कि नंबर्स बड़े प्यारे हैं, नंबर्स बड़े जबरदस्त हैं, आई कैप भी क्वालिफाई करना चाह रहा है, परमानेंट क्रेडिट भी अच्छे आ रहे हैं, हमारे स्टूडेंट भी पास हो रहे हैं माशाल्लाह, पूरे पाकिस्तान में बच्चे पास हो रहे हैं, तो इट्स अ वेरी गुड, जिसे कहते हैं ना साइन, बहुत अच्छी जिसे कहते हैं ना, मैं समझता हूँ एक अपॉर्चुनिटी है, दुनिया में होना भी चाहिए। आपको पता है पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है दुनिया में, शॉर्ट हो गए हैं जी, शॉर्ट हो गए हैं, जो बंदा क्वालिफाई होता है बाहर चले जाता है, यूके, अब मैंने सुना है USA में भी जाने लग गए हमारे लोग, पहले बहुत पहले सिर्फ मिडिल ईस्ट जाते थे, UAE और सऊदिया, अब आप देख रहे हैं यूके भी जा रहे हैं, आयरलैंड भी जा रहे हैं, और अब मैंने देखा USA भी जाने लग गए हैं। तो यार ये तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आप जल्द से जल्द पास करें, क्वालिफाई करें, और जो भी आपका जो है प्रोफेशनल करियर है, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आपके ख्वाबात हैं, उनको पूरा करें। ठीक है जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अवैध कोई बात नहीं, इंशाल्लाह इसी में पेपर पास करेंगे। अच्छा, मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर मैं MSA 2 के इंट्रोडक्शन में बात करूंगा। सऊद तारिक मेरा नाम है जी। आई हैव स्टार्टेड माई O levels इन वेरी मच अर्लियर टाइम, मैंने पढ़ाना भी O लेवल के साथ शुरू कर लिया था। 2006 में मैंने अपना O लेवल कंप्लीट किया, 2008 में मैंने अपना A लेवल्स कंप्लीट किया, और उसके बाद मैंने 2010 में अपना ACCA कंप्लीट किया, और फिर उसके बाद मैं CA में आ गया, और फिर CA में मैंने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 2010 मैंने 2011 में KPMG ज्वाइन की, और विद इन आर्टिकल्स में 2014 के एंड में जो है वो क्वालिफाई हो गया। ठीक है, 2014 एंड कह लें, 15 का स्टार्ट कह लें, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसके बाद मैंने 2017 तक KPMG में काम किया, और उसके बाद मैंने अपनी फर्म स्टार्ट की 2018 में ST&Co के नाम से। आज मैं 2018 में से लेके 2024 आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अपनी फर्म ST&Co को जो है वो रन कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये एक मेरा मतलब प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। बीच में मैंने एक कुछ टाइम जो है इंडस्ट्री में भी काम किया। टीचिंग से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो टीचिंग से बड़ा पुराना रिश्ता है जी। 2005 में मैंने, जब मैं O लेवल्स में था तब से मैंने जो है वो टीचिंग स्टार्ट कर दी थी। 2005 से लेकर 2014 तक अगर मैं कोई बात करूं तो मैंने O लेवल्स, A लेवल्स, ACCA के काफ़ी मखसूस पेपर, मैथ्स एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी, ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने इस 9 साल के अरसे में की। एंड देन 2014 अगस्त वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय करियर व्हेन आई डिसाइडेड टू स्टार्ट टीचिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मॉड्यूल एफ का एक पेपर होता था, जिसको खत्म करके अब ये MSA 2 आया, जिसको खत्म करके MSA 2 आया, तो मैंने 2014 में डायरेक्ट CA फाइनल के मॉड्यूल एफ के पेपर से पढ़ाना शुरू किया। ठीक है जी। एंड देन 2016 में मैंने BFD भी पढ़ाना शुरू कर दिया था, और फिर मैंने क्या कहते हैं MSA 2 2021, सर फुरकान हमें ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह जल्द। सर फुरकान का सर जो है ना वो कहीं बाहर हैं, तो वो शक्कर वगैरह में थोड़ा सा नेट का इशू है, बट वो थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। तो सर फुरकान के साथ मैंने जो है वो 2021 के दिसंबर में जो है वो MSA 2 पढ़ाना शुरू किया, और आज अगर मैं बात करूँ 2024 में, तो मैं जो है वो BFD पढ़ाता हूँ। ठीक है जी, मैं CFAP 3 SPM पढ़ा रहा हूँ, मैं MSA 2 पढ़ा रहा हूँ, और कैफ के 2 पेपर, CAF 3 कॉस्टिंग और CAF 6 MFA पढ़ा। ऑब्वियसली ये जो क्या कहते हैं पेपर्स हैं, BFD में 100% पढ़ा रहा होता हूँ, CAF 3 CAF 6 भी 100% पढ़ा रहा होता हूँ, CFAP 3 और MSA 2 में 1/3 पढ़ा रहा होता हूँ। 2/3 एरिया जो है सर फुरकान कराएंगे, अभी सर फुरकान इंशाल्लाह में ज्वाइन करने वाले हैं जल्द, तो मैं सर फुरकान को भी कभी इंट्रोडक्शन कराता हूँ। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था हमारा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर टाइम में काफ़ी बच्चे जो है क्वालिफाई होते हैं। इस दफ़ा भी मैंने आपको बताया, जैसे दिसंबर 23 में हमारे 28 बच्चे जो है, सिर्फ दिसंबर 23 के रजिस्टर्ड पेड स्टूडेंट्स की बात हो रही है कि उसके 28 बच्चे हमारे क्वालिफाई किए, 15 मजीद और स्टूडेंट है जिनका MSA 2 जो है वो पास हुआ, और उससे पहले भी हमारे माशाल्लाह इसी तरह के बड़े अच्छे नंबर रहे। अच्छा, MSA 2 के बारे में बात करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने MSA 2 के बारे में क्या सुना है, थोड़ा बताएं MSA 2 के बारे में आपकी क्या राय बन रही है, फिर मैं थोड़ी बात करता हूँ MSA 2 के बारे में आप क्या समझते हैं। व्हाट इज MSA 2, मैं इसकी ग्रेड भी दिखा देता हूँ, मैंने सिलेबस भी आपके सामने रख दिया है, और अभी मैं अप्रोच पे ही बात करूंगा। कोई अगर MSA 2 पढ़ चुका है, शुरू के शायद सेशन आपको बोरिंग लगे, मगर आगे अप्रोच पे बात होगी तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और अगेन सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स के लिए भी अप्रोच पे बात की जाएगी जी। सुना है मुश्किल है, अच्छा नहीं, मेरे ख्याल से मुश्किल तो नहीं है, चले देखते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड है, वेरी गुड काशिफ,
MSA 1 से मुश्किल है, ये बात आपने सही की अली हैदर के, MSA 1 से तो काफी मुश्किल है। प्रैक्टिकल नॉलेज बेस, बिया सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। इट इज डिफिकल्ट इन MSA 1 एंड डिफिकल्ट टू पास। अवेस आई डोंट थिंक इट्स डिफिकल्ट टू पास, बट येस इट्स डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू MSA 1। बट एक अच्छी अप्रोच से जाएंगे ना तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है पास कर जाएंगे। स्टैट्स हमें ये कह रहे हैं कि ICAP हमें फैसिलिटेट कर रहा है। रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ए खान आपने बहुत अच्छी बात की कि एप्लीकेशन स्किल्स क्रिएट करने के लिए, कनेक्टिंग स्किल्स क्रिएट करने के लिए, सिनेरियो हैंडलिंग के लिए एक अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। बहुत अच्छी बात की आपने। और और क्या सुना है आपने? अच्छा मैं कुछ बता दूं MSA 2 के बारे में, आप इसकी ग्रिड को देख लें। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के नाम से ग्रिड आ रही है, टीचिंग आर्ट्स को छोड़ रहे, टीचिंग आर्ट्स के थोड़े ज्यादा ही हो रहे होते हैं, 40 से 50% वेटेज है। ठीक है, वो अगर बिल्कुल टेक्स्ट पे बात करते हैं। रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी बात की काशिफ, इस पर बिल्कुल बात करनी है। फिर फाइनेंशियल एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया 35 से 40% वेटेज है। टैक्स प्लानिंग का एरिया इसकी 5 से 15% वेटेज है। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एथिक्स का एरिया 5 से 10 मार्क्स की वेटेज है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और समराइज करूं तो स्कोप ऑफ MSA 2 का स्कोप क्या है? MSA 2 का इंट्रोडक्शन में बात की जाए तो इसके अंदर SPM का जो एरिया था, बिजनेस मैनेजमेंट का जो एरिया है, जिसे आप SPM के अंदर देखते हैं, वो है इसके अंदर। ठीक है, इसको FPM कह लें, पुराना BMS कह लें। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर BFD का एरिया है, लिमिटेड। लिमिटेड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूरा BFD नहीं पूछा जाता, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक पूछे जाते हैं, बट स्टिल आपको पूरा BFD कवर करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल BFD कितना कैलकुलेशन नहीं आती, सभी बहुत अच्छी बात की आपने। इसी इतना परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एक एरिया है। अच्छा, कुछ लोगों के ध्यान में मिसकॉन्सेप्शन है कि ये BFD और SPM को मिला के है। यार BFD और SPM को मिला के जरूर है, मगर BFD और SPM के कॉन्सेप्ट को मिला के क्वेश्चन पूछने का स्टाइल इंटायरली डिफरेंट है, इंटायरली डिफरेंट। ये ऐसा पेपर है जो शायद आपने जिंदगी में आज से पहले कभी पेपर नहीं देखा होगा। अच्छा, इसके पेपर की लेंथ कितनी होती है? किसी को पता है कितने पेजेस का पेपर होता है? कितने सवाल आते हैं? इस पर ही बात कर लेते हैं। हाँ जी, किसी को आइडिया है? ये 3 क्वेश्चन आते हैं इसमें, MSA 2 में। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है 50 मार्क का होता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है वो 25 मार्क्स ईच होते हैं। और टोटल पेपर का टाइम कितना होता है जी? बिल्कुल, पेपर पे 16-17 पेजेस का क्वेश्चन पेपर आता है जी, माशाल्लाह। बहुत तगड़ा पेपर होता है। अखबार कितना आपको पढ़ाना होता है? अखबार में माजरत के साथ, मतलब एक मैंने ऐसी वर्ड यूज कर लिया, अखबार इसलिए यूज किया थोड़ा समझाने के लिए कि भाई बहुत लंबा पेपर होता है, पढ़ते रहे। रीडिंग स्किल्स की बीच में किसी ने बहुत अच्छी बात की थी। और इसके अलावा ये 3 घंटे 45 मिनट का पेपर होता है। जी हाँ, ये बड़ा पेपर होता है। अच्छा, मजे की बात, ये 3 घंटे 45 मिनट का पेपर होता है। आधा घंटा एक्स्ट्रा भी मिल रहा है आजकल सॉफ्टवेयर नए होने की वजह से, मगर उसके बावजूद भी कभी कभार स्टूडेंट हमसे कंप्लेन करते हैं, सर टाइम कम पड़ गया। ओ भाई, कितना टाइम दें आपको? इसका मतलब ये हुआ BFD में, जैसे आप लोगों ने माशाल्लाह सबने BFD पास किया, जैसे BFD में आपको टाइम का मसला आता है, टाइम प्रेशराइज होते हैं, बिल्कुल सीखना आपको यहाँ भी टाइम का इशू आ सकता है। लेंदी पेपर होता है, ख्याल करना होगा। मेरी बात समझ आ रही है? एनेक्जर्स बहुत सारे होते हैं, बिल्कुल। ठीक है, सर फुरकान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। आई थिंक दैट्स ग्रेट। मैं सर फुरकान का भी माइक वो करता हूँ। सर आप अनम्यूट हो रहे हैं मेरे ख्याल से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है। सर जी थैंक यू सर फुरकान। आप हालांकि आउट ऑफ कराची हैं, मगर उसके बावजूद आपने जो है वो नेट कनेक्टिविटी लिमिटेड होने के बावजूद और लैपटॉप की चार्जेबिलिटी भी लिमिटेड होने के बावजूद ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच सर। सर हम बस अभी स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम जो है वो ज़रा जो है ना क्या कहते हैं क्या कहते हैं सेशन को कंटिन्यू करते हैं। सर फुरकान ने बहुत सारा कंटेंट आपके लिए रेडी किया हुआ है जो स्क्रीन पे दिखाएंगे। तो और कुछ सक्सेसफुल स्टूडेंट भी हमें सर आई थिंक ज्वाइन कर चुके हैं, तो हम उनको भी जो है अपॉर्चुनिटी देते हैं। अच्छा, बी हमें स्कोप ऑफ MSA 2 में बात करते हैं जी। बिजनेस मैनेजमेंट, BFD, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास टैक्सेशन का एरिया आ रहा होता है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एथिक्स का एरिया आ रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास COCG का एरिया आ रहा होता है। तो मेरा ख्याल से ऐसा कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, COCG, ऐसा कोई पेपर आपने कभी पहले नहीं देखा था। ठीक है, मैं मानता हूँ कि ICW से इंस्पायर्ड है, मगर बहरहाल CA में ऐसा कोई देखने को नहीं मिलता। अच्छा, ICW का मैंने वर्ड यूज किया, तो जो मैं अभी अप्रोच डिस्कस करूंगा आपसे, तो उसमें आपने ICW को भी ध्यान में रखना होगा। जो लोग खुद से भी करना चाहेंगे उनको बताया जाएगा कि ICW कैसे कवर करना चाहिए। अच्छा, ये सारी चीजें हैं। अच्छा, इसमें अगर आप गौर करें, अच्छा इसमें मैं कौन सा एरिया करा रहा होता हूँ, सर फुरकान कौन सा करा रहे होते हैं, तो मैं इसमें जो है वो BFD और परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया करा रहा होता हूँ। ये मेरे तरफ है। बाकी जो मेजर पोर्शन है ये वाला एरिया हो गया। इसके अलावा टैक्सेशन का एरिया हो गया, एथिक्स का एरिया हो गया, COCG का एरिया हो गया। ये सर फुरकान करा रहे होते हैं जी, सर फुरकान अहमद जो है करा रहे होते हैं। सर फुरकान के बारे में मैं कहता चलूँ, माशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट है जी, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, वर्किंग इन वन ऑफ द बिग 3 ऑडिट फर्म।
ठीक है जी, उनके टैक्सेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और हाईली कमिटेड, और जिसे कहते हैं ना कि अभी जब सेशन शुरू होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सर किस लेवल पे बच्चों के साथ जो है काम करने में इंटरेस्टेड है। इनफैक्ट लास्ट अटेम्प्ट में सर ने इंडिविजुअली बच्चों की ड्राफ्टिंग चेक की और हम लोग एक स्टैट देख रहे थे कि जिन बच्चों ने हमसे ड्राफ्टिंग चेक करी ऑलमोस्ट वो तो सारे पास हो गए। तो ये अगेन इस अटेम्प्ट में भी हमने उसका दायरा वसी करने की कोशिश की। ये सारी बातें सर फुरकान आगे आपसे डिस्कस करेंगे कि ड्राफ्टिंग के दौरान उन्होंने किस तरह की मिस्टेक्स आइडेंटिफाई की, कि बच्चे क्या मिस्टेक्स कर रहे होते हैं और किन बातों का ख्याल आपको पर्सनली रखना होगा जब आप आगे काम करेंगे। ठीक है जी, अवैध कोशिश करें लाइव ज्वाइन करें ताकि कोई पार्टिसिपेशन हो, कोई क्वेरी हो तो आप साथ साथ ही हमसे डिस्कस कर लें। अच्छा, तो ये मैंने कहा एक बात मैं आपसे करता चलूँ कि शुरू में हमने ये बात की कि भाई इसका स्कोप क्या है। ठीक है, इसका स्कोप ये है कि इसके अंदर बीएफडी एरिया भी है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एरिया भी है, टैक्सेशन भी है, सीओसीजी भी है, एथिक्स भी है। और मजे की बात ये एक ही सवाल में आपको सारी की सारी चीजें अप्लाई करनी होगी। एक और मिसकॉन्सेप्शन में क्लियर कर दूं, बीएफडी परफॉर्मेंस मेजरमेंट एरिया की कैलकुलेशन ज्यादा नहीं आएगी, इसकी भी ज्यादातर थ्योरी आएगी। तो अगर मैं कहूँगी 80% थ्योरेटिकल पेपर है तो गलत नहीं होगा। ग्रेड में आप देख रहे होंगे कि ग्रेड में इसकी वेटेज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट जो मैं करा रहा हूँ ग्रेड, इसकी वेटेज 35 से 40 है। बल्कि सर फुरकान ने एक बहुत अच्छा सा एनालिसिस बनाया हुआ है सर, सॉरी वो मैं टॉपिकल एनालिसिस आपका शेयर नहीं कर सका, ईयरली एनालिसिस हमने शेयर कर लिया था स्टूडेंट से। तो आपको टॉपिकल एनालिसिस में नजर आएगा कि सर फुरकान ने भी वर्किंग भी एक की है, एनालिसिस भी बनाया बड़ा जबरदस्त स्टूडेंट का के लिए, उसमें ये एरिया 30। वो काफी जी जी सर, जी जी सर, वो काफी इंटरेस्टिंग है, वो भी डिस्कस करते हैं आज। बिल्कुल सही है। वो 35% जो है वो क्या कहते हैं, हम डॉक्यूमेंट शेयर भी करेंगे तो 35% इसकी वेटेज बन रही है। ठीक है, अच्छा अब हम एक थोड़ा बात कर लेते हैं कि लोग प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं, मतलब MSA2 में प्रॉब्लम क्या आ रहा है, एक पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं और फिर अप्रोच पे ही बात करेंगे। अच्छा, बीएफडी के अंदर भी मैं कहूँगा कि पूरा बीएफडी नहीं, बीएफडी के जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ कि मर्जर एक्विजिशन, इसके अलावा मैं अगर बात करूँ इसके अंदर बिजनेस वैल्यूएशन, ठीक है, मैं अगर बात करूँ इसमें सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये तो हॉट टॉपिक्स है। ठीक है, मर्जर इक्विजिशन हो गया, बिजनेस वैल्यूएशन हो गया और सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया, मतलब ऑलमोस्ट इसके बगैर तो समझें आपका शायद MSA2 का पेपर बनता ही ना हो। हर एक दो अटेम्प्ट में ये तीन टॉपिक पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो अदर टॉपिक्स काम के हैं उसमें आपके पास जो है वो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैक का एरिया पूछ लिया जाता है कभी कभार, फॉरेक्स के एरिया पे काम करवा लेता है वो। ठीक है, सेंसिटिविटी एनालिसिस पे वो काम करा रहा है। और एक टॉपिक जो पहले बीएफडी में होता था और अब यहाँ पे जो है ना क्या कहते हैं बीएफडी में लिमिटेड हो गया, वो वर्किंग कैपिटल, जो पहले बीएफडी में फुल फ्लेज होता था मैक पोर्शन के दौरान, ये इसके भी सवाल आते हैं। तो इसके भी लेक्चर जो है वो हमने प्रोवाइड करे हुए हैं आपको। तो कोशिश करिएगा बीएफडी का पूरा जिसे कहते हैं ना कि तरीके का जो है वो आप पूरा रिवीजन करें और फिर इस पे काम करें। अच्छा, मैं ज़्यादा टाइम लिए बगैर मैं उस पर आना चाहूँगा, अप्रोच क्या होनी चाहिए। और फिर एक बहुत बड़ा इशू जो एग्जामिनर बार बार कह रहा है कि यार बच्चे फेस कर रहे हैं, उस पर हम बात करते हैं ताकि वो गलती आप पेपर में ना दोहराएं। अच्छा, अप्रोच क्या होनी चाहिए, इस पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि अगर हम MSA2 को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना चाहें या अनफॉर्चुनेटली अगर हमारी एक अटेम्प्ट हो गई है तो हम इस अप्रोच को फॉलो करेंगे तो काम करना आसान होगा। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि जब आप MSA2 के लिए बैठें तो सबसे पहले आप रिफ्रेश करें कंप्लीट रिविजन ऑफ आपने ज्वाइन कर ली? ऑल योर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है जी, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं किसके, ऑफ BFD एंड SPM, इनको पहले आप रिवाइज कर लें। एक काम करते हैं ना, मेरा अभी मोबाइल में ऑफ हो रहा है चार्जिंग की वजह से, ऐसा करते हैं तो कि सर साउथ को आप मैसेज कर देंगे, वो आपको करवा देंगे। एक मिनट, थैंक यू। अच्छा एक मिनट जी। तो मैं ये कह रहा था कि कंप्लीट रिवीजन ऑफ ऑल योर कॉन्सेप्ट ऑफ BFD प्लस SPM, आपने BFD का रजिस्टर, BFD के लेक्चर वापस नहीं लेने ना, हम BFD के लेक्चर प्रोवाइड करते हैं क्योंकि हम BFD थोड़ी पढ़ाने बैठे हैं, हम तो MSA2 कराने बैठे हैं, MSA2 की तैयारी कराने बैठे हैं। तो आपने सिंपली ये करना है कि रिवाइज योर रजिस्टर ऑफ BFD एंड SPM। उम्मीद करते हैं BFD का तो रजिस्टर आपने बनाया होगा और SPM की भी कोई ना कोई आपने समरी या नोट बनाए होंगे, वो भी आप रिवाइज कर लें। पहले आप अपने कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लें। मैं ये नहीं कह रहा कि वापस से सारे BFD के सवाल लिख के सॉल्व करें, रजिस्टर को नजरों से गुजार लें, कुछ ओरल वर्किंग कर लें, कुछ ओरल कैलकुलेशन कर लें जो पेपर से पहले नहीं घुमाते थे रजिस्टर, पहले आप ये काम कर लें। सबसे पहले ये काम करना जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट काम। अच्छा, पहले आप ये काम कर लें, फिर उसके बाद जब आपने ये काम कर लिया उसके बाद सेकंड नंबर पे मैं समझता हूँ कि आप इसके बाद जो है ना वो अगर पॉसिबल है जो सर फुरकान क्लास में भी करा रहे थे ICW की स्टडी टेस्ट फॉर लिमिटेड टॉपिक्स, जो स्टडी टेक्स्ट इक्विवेलेंट टू MSA2 है, रेलेवेंट फॉर MSA2 है, SBM का स्टडी टेक्स्ट है, वो आप स्किम थ्रू कर लें। ठीक है, फॉर लिमिटेड टॉपिक्स, पूरी बुक नहीं पढ़ें, लिमिटेड टॉपिक्स जो है वो आप उससे पढ़ लें। ठीक है, जो कि सर फुरकान कभी क्लास में भी करा रहे होते हैं और आप सेल्फ स्टडी करें तो आप खुद भी कर सकते हैं, सारे नहीं, लिमिटेड आई एम अगेन सेइंग। अच्छा, फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि जब आप ये काम कर लेंगे इसके बाद आप आ जाए आई कैप के
वर्कबुक पे, आईकैप की वर्कबुक है MSA2 की, देखिए आप लोगों ने आईकैप की MSA2 की वर्कबुक सॉल्व कर लें, फिर आप पूरी सॉल्व करें। अच्छा, आईकैप की वर्कबुक सॉल्व करने के बाद मैंने जो नोट किया ना, बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि यहाँ पे बस कर देते हैं, यहाँ पे एंड कर देते हैं। कल मेरी 2 दिन पहले बल्कि एक बात हुई, स्टूडेंट से आउटसाइडर था, उसने कहा सर वो मेरा MSA2 नहीं निकला, हालांकि मैंने बहुत तैयारी की थी। मैंने कहा तुमने क्या तैयारी की थी? उसने कहा सर मैंने पूरी आईकैप की वर्कबुक सॉल्व कर ली थी। तो मैंने उसको समझाया भाई आईकैप की जो वर्कबुक है ना उसका लेवल और आईकैप जो सवाल पूछ रहे हैं उसके लेवल में बहुत फर्क है। आईकैप की वर्कबुक डिजाइन हुई हुई थी शुरू के क्या कहते हैं पेपरों के लिए। जब नया MSA2 आया था तो उसका पेपर पैटर्न बहुत इजी था, बहुत आसान था, बहुत इजी सवाल आते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है जो चीज नहीं आती है ना तो एग्जामिनर थोड़ा हल्का हाथ रखता है। मगर जैसे 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 हम आगे बढ़े, हमने देखा कि MSA2 के अंदर भी डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता गया। तो मैं समझता हूँ कि जो आईकैप की वर्कबुक का डिफिकल्टी लेवल है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि आप उसकी बेसिस पे पेपर देने चले जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके बगैर पास नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कह रहा, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि यार चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर आप खाली आईकैप की वर्कबुक जो MSA2 के लिए बनी है सिर्फ उसको प्रिपेयर करके जाते हैं। तो ऐसा नहीं करिएगा प्लीज, ये एक बहुत बड़ी गलती है। लोग एक धोखे में रहते हैं, MSA2 को लिमिटेड टाइम देते हैं अनफॉर्चुनेटली, और सबसे लास्ट प्रायोरिटी देते हैं। सर अगर ये आपके बने लॉ और MSA2, तो देखा जा गया है कि यार MSA2 को सबसे कम टाइम दिया जाता है, लॉ को ज्यादा टाइम दिया जाता है। ठीक है, लॉ को ज्यादा टाइम देना चाहिए, या टैक्स ऑन MSA2 है, मगर MSA2 को प्लीज कम टाइम ना दें। ठीक है, और एक बात और, इसके बाद जब आप ये कर लेंगे तो आप ICW की जो किट है ना, लिमिटेड क्वेश्चन, वो जरूर सॉल्व करेंगे। ICW लिमिटेड क्वेश्चन फ्रॉम किट, जो ICW की किट है, क्योंकि देखिए MSA2 की कोई आईकैप ने किताब नहीं बनाई। हाँ, वर्कबुक जरूर बनाई है, मगर मैंने बताया उसका लेवल बहुत बेसिक है। जैसे आपको याद है BFD की किताब होती थी आईकैप की, तो बहुत बेसिक लेवल की होती थी, किसी को अगर याद हो। BFD की रिवीजन किट भी अगर किसी को याद हो, किसी ने अगर BFD की रिवीजन किट फॉलो की होगी, हम नहीं फॉलो कराते हैं। मैं कहता था यार मेरी किताब फॉलो कर लो, क्योंकि उसमें अलहमदिल्ला पासिबल वगैरह सब ACCA ICW के भी लिमिटेड क्वेश्चन सब मौजूद होते थे। तो बिल्कुल यही यहाँ पे भी सिनेरियो है कि यार अगर आप बेसिक लेवल को कवर करके पेपर में जाओगे तो आपको तो लगेगा आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, मगर जब पेपर में जाओगे तो आपको शायद ये आइडिया हो रहा होगा कि यार मैं कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। तो ICW के लिमिटेड क्वेश्चन करने चाहिए। हमसे सेशन ले रहे होंगे तो हम आपको आइडेंटिफाई करके दे रहे होंगे और क्लास में करा रहे होंगे। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है, आप इसको खुद सॉल्व कर लो। मगर बात यहाँ खत्म नहीं होती है, बात यहाँ खत्म नहीं होती है। जो अक्सर लोग है ना वो मैक्सिमम यहाँ तक पहुंचते हैं और बहुत कुछ तीर मार लिया तो यहाँ तक पहुंच जाते हैं। अगली बात जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप MSA2 फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना चाहते हैं, या अगर MSA2 की आपकी एक अटेम्प्ट हो चुकी है, तो आपने अगला काम जरूर करना है। ये काम अगर आपने कर लिया ना तो मैं समझता हूँ आपके पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। देखिए गारंटी किसी चीज की नहीं है, मगर एक एक्सपीरियंस बेसिस पे यार हमारा इतना तजुर्बा हो गया। 5 अटेम्प्ट से हम MSA2 पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह। दिसंबर 21 का मतलब हो गया दिसंबर 21 एक अटेम्प्ट, 2022 की 2 अटेम्प्ट, 2023 की 2 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट हो गई। छठी अटेम्प्ट के लिए हम आपके पास बैठे हैं, तो इसका मतलब एक एक्सपीरियंस गेन करते हैं। मेरा खुद तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 17-18 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, CA का 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस। सरफुरकान जो है वो 1-on-1 बच्चों से बात करें। तो एक काम जो मैं अगली बात करने जा रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब आप ये ICW का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपने क्या करना है, सॉल्व कंप्लीट क्वेश्चन, नॉट जस्ट बुलेट पॉइंट्स। आप भले आईकैप के सॉफ्टवेयर में सॉल्व करें या रजिस्टर में सॉल्व करें, सॉल्व कंप्लीट क्वेश्चन, नॉट जस्ट बुलेट पॉइंट। सिर्फ बुलेट पॉइंट की बेसिस पे काम ना करें, आप पूरा फुल फ्लैश सॉल्व करें, सॉल्व फुल फ्लैश आंसर। ये कह लें कि नीड टू सॉल्व इन अ फुल फ्लैश मैनर। और एक काम और करें, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने पूरा सॉल्व किया, कंपेयर योर सोल्यूशन विद सजेस्टेड आंसर। ICW की डेप्थ में नहीं जा रहा मैं, ICW का कंटेंट बहुत ज्यादा, मतलब जैसे कि ना बहुत डेंसली लिखा होता है, वो क्या कहते हैं बहुत डिटेल में लिखा होता है। आप डिटेल में ना जाएं मगर उसके पॉइंट्स मैच करें। कंपेयर योर सोल्यूशन विद सजेस्टेड सोल्यूशन एंड राइट डाउन मिसिंग पॉइंट्स। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा पूरा कंटेंट आप कॉपी पेस्ट कर लें, जो मिसिंग पॉइंट है वो आप राइट डाउन कर लें। देखें MSA2 में जो बहुत बड़ा मसला आ रहा है ना, MSA2 में बहुत बड़ा मसला ये आ रहा है, एग्जामिनर कमेंट में आपको दिखाता हूँ। एग्जामिनर कह रहा है आप सिनेरियो से लिंक नहीं कर पा रहे अच्छे से। जब आप सिनेरियो से लिंक नहीं कर पा रहे इसका मतलब एप्लीकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है। ये मसला CFAP3 SPM में भी आ रहा है बच्चों को, मगर CFAP3 SPM में छोटे छोटे सिनेरियो होते हैं, आधे आधे पेज के सिनेरियो होते हैं, पाव पेज के सिनेरियो होते हैं, वहां इतना मसला नहीं होता। MSA2 में 6-6 पेज का सिनेरियो है, तो वहां पे आपकी जो स्किल्स होने चाहिए बहुत हायर लेवल के होने चाहिए। एग्जामिनर को शिकायत ये शिकवा ये हमसे एग्जामिनर कमेंट्स में अगर बात की जाए तो वो ये कह रहा है कि यार आपका आंसर ना हमारे आंसर से मैच नहीं कर रहा, आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, अब आप अप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए। जब आप ये काम करेंगे, आप अपना कंप्लीट सोल्यूशन सॉल्व करेंगे, फिर आप उसको कंपेयर करेंगे,
और फिर उसके बाद आप इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिसिंग पॉइंट को राइट डाउन करेंगे तो आपको यही आइडेंटिफाई हो जाएगा कि यार आपके आंसर में और एग्जामिनर के आंसर में कितना फर्क आ रहा है। फिर आप डायरेक्टली उसी लेवल पे काम करेंगे कि हाँ यार कोई अगर पॉइंट मिस हो रहा है कोई बात नहीं, आप उसकी इन्वेंट्री बना लें, आप उसे नोट कर लें, आप अपने थिंकिंग स्टाइल चेंज करें। मगर अल्टीमेटली ये अप्रोच एमएसए2 में फॉलो करनी, क्योंकि एमएसए2 पेपर में आपको सीरियस बताऊं जनरल नॉलेज का पेपर है। ऐसा लगता है जनरल नॉलेज का पेपर है। आपको मेजोरिटी आंसर तो सवाल के अंदर से मिल जाता है यार। आपको सवाल के अंदर से डेटा अप्लाई करना आना चाहिए। ये स्किल्स क्रिएट करने के लिए एक प्रैक्टिस ट्रेनिंग है, क्योंकि वो प्रैक्टिस अगर आप खाली आईकैप की वर्कबुक से करेंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि उसमें थोड़े चांसेस कम है। आप वो प्रैक्टिस आईसीडब्ल्यू से करेंगे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और दूसरी बात, ये लॉजिक भी ये कहती है, जब आईकैप ने खुद बोल दिया कि यार हम आईसीडब्ल्यू फॉलो करें, जब आईकैप ने खुद इसकी कोई किताब नहीं बनाई और बोला आईसीडब्ल्यू फॉलो करो, तो इसका मतलब ये है कि हमारी तैयारी का किबला, हमारी तैयारी की डायरेक्शन भी आईसीडब्ल्यू होना चाहिए। आप में से कोई बंदा ऐसा है जो अनफॉर्चुनेटली एमएसए2 पास ना कर सका हो और एमएसए2 पहले दिया हो? मुझे कंफर्म करें। फहीम ने हमें ज्वाइन कर लिया मेरे ख्याल से, फहीम अली आई थिंक ने हमें ज्वाइन कर लिया है, और सर्वर ने आई थिंक हमें ज्वाइन नहीं किया अभी, मगर फहीम ने ज्वाइन कर लिया है गेस। आप में से कोई ऐसा है? आप मुझे बताएं, मैं नाम नहीं लूंगा, जो लोग एक दफा दे चुके हैं एमएसए2, क्या आपने ये काम किया था, दिस वन, कि क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व किया हो और फिर उसको सोल्यूशन से कंपेयर किया हो, मिसिंग पॉइंट राइट डाउन किया, क्या ये काम किया था, यस और नो? मैं नाम नहीं ले रहा, मगर सिर्फ ईमानदारी से बता दें क्या ये काम किया था। ठीक है सर्वकान, मैं अभी देखता हूँ बस। सर्वर आ गए जी, जबरदस्त, थैंक यू सर्वर। आप समझ रहे हैं? तो आपको अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस के बाद यहाँ पे जाना होगा, जाना होगा। मेरी बात समझ आ रही? ठीक है, चलें यार। मेरे ख्याल से विदाउट मूविंग, जैसे इसको आप नोट करना चाहें, इस अप्रोच को नोट कर लें। आई थिंक हमारा टाइम थोड़ा लिमिटेड है। सर आप हमारे साथ हैं सर्वकान? जी सर, ये स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है, आई थिंक इनसे पहले हम कर लेते हैं पहले कर और लें, अच्छा फिर जो चलो। है ना मैं स्टार्ट करता हूँ। किनको वो बुला रहे हैं? फहीम को बुला रहे हैं, सर्वर को बुला रहे हैं, किसको बुला रहे हैं हम पहले? जी, वही वही को हम कर लेते हैं, ठीक है, फिर सर्वर ज्वाइन ठीक है। फिर आपका सेशन इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास है बैटरी इनफ, हम कर सकते हैं? जी 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 सर, बिल्कुल ओके है। ओके, मैं अब इशू रिजॉल्व हो गया। चलें माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। फहीम कैन यू हियर अस? फहीम, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम फहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल यार मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप हमारे बहुत जी पुराने आपको दोस्त आवाज़ आ हैं। रही सर मेरी? जी जी बिल्कुल, मुझे आवाज़ आ रही है फहीम। फ़हीम एहतशाम अली इनका पूरा नाम है माशाल्लाह। एंड फिजिकल क्लासेस में भी ये मुझसे पढ़ चुके हैं पास में, जब फिजिकल क्लासेस हुआ करती थी कोविड से पहले। एंड बड़ी खुशी हुई फ़हीम आपकी क्वालिफिकेशन की। फ़हीम बहुत शॉर्ट हमारे पास टाइम है यार, 2-3 मिनट में आप सिर्फ ये बता दें, देखें थैंक यू। वो बातें नहीं करिएगा कि मैंने और सफ़रकान ने बहुत अच्छा पढ़ाया, उसके लिए हमने नहीं बुलाया ऑब्वियसली यार, वो तो जैसे कहते हैं ना कि ऑब्वियस है। खैर अभी आप सिर्फ ये बताएं कि इन बच्चों को क्या बातें का ख्याल करना होगा ताकि एमएसए2 की अटैम्प्ट बच जाए इनकी यार, सबकी अटैम्प्ट बच जाए, चाहे फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हो इनका भी जो है वो जून 24 में नैया पार हो जाए। और अगर कोई अनफॉर्चुनेटली पास नहीं कर पाया है तो उनके लिए कोई टिप्स वगैरह फास्ट फॉरवर्ड 2-3 मिनट्स में आप बताएं कि हम कैसे जो है वो क्या कहते हैं स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं जी। सर 90% बल्कि 99% चीज़ें तो आपने सारी बता दी, किस तरह सॉल्व करना है, कैसे करना है। बस इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जब भी आप आईकैप के पास पेपर्स करें तो आपकी जो मार्किंग स्कीम है और एग्जामिनर कमेंट्स है उसको ज़रूर पढ़ें और ज़रूर देखें, और उससे अपने आप को देखें कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, कहाँ लैग नहीं कर रहे। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा पता चलेगा कि कौन से पॉइंट्स मिस हुए, कौन से पॉइंट्स नहीं। तो वो बहुत ज़रूरी है। और अबव दैट ये कि आप अपनी नमाज़ें और सारी चीज़ें पूरी रखें तो अल्लाह ताला की मदद आ जाती है। तो मार्किंग स्कीम को मैं बोलूँगा कि ज़रूर आप उसको बाइबल की तरह फॉलो करें, मार्किंग स्कीम और एग्जामिनर कमेंट्स। अच्छा और भाई, फहीम, आपसे इंटरेक्शन भी रहा था और मैसेजेस पे भी। और जी फहीम, आवाज आ रही है आपको? जी जी सर जी जी आ कंटिन्यू रही है, आ कीजिए। रही है। जी जी। अच्छा फहीम, थोड़ा सा, जी अच्छा थोड़ा सा ये बताइए कि आप पहले भी अपने क्वेश्चन सॉल्व करते थे, तो ये कितना इम्पोर्टेंट होता है कि मतलब आपकी स्ट्रक्चरिंग, और मतलब हमें ऐसा लग रहा होता है कि हम सब सही कर रहे हैं। तो उस लिहाज से उस मामले, क्योंकि आपने पहले अनफॉर्चुनेटली नहीं पास कर सके हो, फिर बाद में पास किया, तो क्या बड़ा डिफरेंस था? फिर आपने उसको सही किया और जो आंसर्स को आपने खुद चेक करा और जो है ना हमें भी थोड़ा सा रिव्यू करवाया, तो क्या मतलब वो किस तरीके से वो थोड़ा सा बता दें कि क्या मिस्टेक्स थी मेजर मेजर?
क्या लग रहा था? सर एक तो मेजर मिस्टेक ये थी कि वो कुछ हमारी होती है, कुछ अज्यूम करके आंसर लिखना होता है, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन वही जो गिवन होती है उसको एक्सट्रैक्ट करके लिखना होता है। तो सबसे हम्म। पहले जो आई कैप के सॉल्व करके और आपको जो आंसर्स वगैरह दिखा के उसमें मुझे यही हेल्प हुई थी कि जो हमें मेन इन्फॉर्मेशन है उसको ज़्यादा फोकस करें, रादर देन कि मैं अज्यूम करके कोई चौथी पांचवी बात लिखूं जिसके नंबर्स या तो कम होंगे या उसको एग्जामिनर हो सकता है देखे भी नहीं। तो एक चीज़ तो वो आपको आई कैप के आंसर और मार्किंग स्कीम और एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ के दिख जाएगी, या आपको आंसर चेक करवा दें तो वहां से भी पता चल जाएगी। और स्ट्रक्चरिंग में फिर वही है कि स्ट्रक्चर भी बहुत मैटर करता है कि अगर आपने स्ट्रक्चर ही गलत बना दिया, उसमें आपका टाइम ज़्यादा लग गया, कि आपने अगर एक सवाल को एक पैराग्राफ में करके लिख के जल्दी क्लोज कर सकते थे, रादर देन आपने हर बात की हेडिंग बना के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और सबको तोड़ ताड़ दिया, तो आंसर दिखने में तो अच्छा लगेगा लेकिन टाइम आपका इतना लग गया होगा कोई फायदा नहीं होगा, उसका नेट में लॉस ही होगा। हम्म, तो मतलब सवाल के साथ इंटरेक्शन करना है बेसिकली। जी बिल्कुल बिल्कुल। बस ठीक है, वहीं थैंक यू वहीं फहीम। वहीं एक आई चीज़ थिंक मुझे बताएं। सर्वर, वहीं हमारे साथ थैंक यू। सर्वर ने ज्वाइन किया हुआ एक है। चीज मैं पूछना चाहूंगा यार, एक बात मुझे जी बताएं सर। कि पिछली अटेम्प्ट में और इस अटेम्प्ट में मेन बस फर्क बता दें कि आपको क्या फर्क फील हुआ। क्या आपको लगता है कि क्या ऐसी चीज थी जिसने आपके लिए आइस ब्रेक करवा दी? क्योंकि ऑब्वियसली मी एंड सरफरकान नोज यू, ऑब्वियसली यू आर नॉट, जिसे कहते हैं ना कि बीइंग एबल टू पास दिस पेपर इन द प्रीवियस अटेम्प्ट। तो इस अटेम्प्ट में ऐसा क्या आप समझते हो कि एक्स्ट्रा कोई मतलब जिसे कहते हैं रेसिपी क्या थी कि आपको लगता है कि यार वो क्लिक सर कर? एक्स्ट्रा ये करा था कि मैंने मार्किंग स्कीम और एग्जामिनर कमेंट्स को मैंने काफ़ी ज़्यादा फॉलो करा था इस बार। ठीक है। इस टाइम में मैंने एक चीज़ नहीं की थी कि मार्किंग स्कीम और एग्जामिनर कमेंट्स को बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा देखा था, और उसको मैं हर क्वेश्चन का ज़रूर रेफर करता था। अगर कभी रेफर नहीं कर सका तो अगले दिन उस सवाल को दोबारा देख के दोबारा उसको ज़रूर देखता था एक दफ़ा। ठीक है, और चेकिंग वगैरह भी करवाई थी आंसर की सरफरकान से आपने? जी बिल्कुल। तो एक एक, ये दो दो से तीन सवाल ही कराई थी, बाकी मैंने खुद ही चेक करे थे। ठीक है, तो वो जो आपको लगता है कि यार चेकिंग से फ़ायदा होता है, क्योंकि हमने ये नोट किया है कि यार स्टूडेंट जो नॉर्मली देखा, जैसे आप फिर भी पार्टिसिपेट करते थे, आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व चेक करवाए, कुछ और क्वेश्चन जो है कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट से चेक कराए, मगर मेजोरिटी नॉर्मली लोग जो है वो नहीं करा रहे होते। तो क्या आपको लगता है कि यार चेकिंग से कोई फ़ायदा होता है? सर फायदा होता है बिल्कुल, कि आप एक चीज़ जो खुद 4 घंटे में एनालाइज करके देख के अपनी गलतियां निकालेंगे वो बेहतर है कि अगर टीचर आपको 1 घंटे में 2 घंटे में या 3 घंटे में करा दे, वो ज़्यादा बेहतर है। और अगर हाँ, लेकिन ये कि खुद भी देखना चाहिए कि क्योंकि हर वक्त टीचर हर चीज़ हर बच्चे का हर आंसर नहीं देख सकता, तो अपनी गलतियां खुद भी आइडेंटिफाई करने की आदत होनी चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली इसका फ़ायदा काफ़ी होता है कि अगर आप किसी प्रोफेशनल से चेक करवा रहे हैं। सही। बेसिकली इसको हम यूं कहें तो बेहतर रहेगा कि एक ट्रैक पे आ जाता है ना, अगर फर्स्ट टाइम आपने चेक करवा लिया या वैसे जी, चेक करवा लिया, एक दफा भी चेक करवा जी सही। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। थैंक यू फ़हीम, थैंक यू लिया तो ये फॉर। हो जाता है कि यार पता चल जाता है कि किस तरीके से हमें जो है अपने आंसर्स को रिव्यू करना है। थैंक यू सर। Thank you, Fahim. I wish you all the best for your future endeavors, and thank you once again for joining us. सर्वर, आपने हमें ज्वाइन कर लिया है, आप अनम्यूट हो गए हैं, ज़रा देखें ज़रा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर्वर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो, आपका MSc 2 पास हुआ। और इट्स वेरी गुड टू सी यू, जिसे कहते हैं कि क्रॉसिंग द लाइन। एंड माशाल्लाह, जैसे कहते हैं ना कि आप ने मेरे ख्याल आप क्वालिफाई भी कर गए हो, या अभी पेपर बाकी है आपका? जी, माशाल्लाह, हाँ, क्वालिफाई भी कर गए, मैंने भी मैसेज भी आया सब था। क्वालिफाई हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, आपने 9:12 मुझे मैसेज किया था। जी, मैंने किया था, बात हुई थी। ज़बरदस्त। जी। बिल्कुल, क्या कहते हैं, शहीद, अगेन यार, द अल्टीमेट आइडिया है कि ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इनको ज़रा आप गाइड करें यार, बताएं कि कैसे हो सकता है। हमारे मेरे ख्याल से BFD के स्टूडेंट भी थे मेरे, शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, BFD भी आपने मुझसे पढ़ी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल और बिल्कुल MSc भी बिल्कुल ऐसे ही। माशाल्लाह आपने पास किया। तो ज़रा बस ये बताइए कि यार, क्या कहते हैं, क्या इसमें जो है ना ऐसी चीज़ है जो हम स्टूडेंट्स को कहें कि यार फॉलो करें कि पेपर पास हो जाए, मतलब क्या डायरेक्शन होनी चाहिए बीइंग सक्सेसफुल स्टूडेंट, जिन्होंने माशाल्लाह क्वालिफाई भी कर गया और पास भी कर गए? एक क्विक आप ज़रा बता दें कि क्या तरीक़ेकार होना चाहिए। सर मेरी भी दूसरी अटेम्प्ट थी जिसमें आई क्लियर दिस पेपर। तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर अगर मैं अपने लिए बताऊं तो यस, इंक्रीज प्रैक्टिस, इंक्रीज प्रैक्टिस और थोड़ा सा ना फोकस के साथ। मैं अभी वही पिछली आपकी सारी बातें सुन रहा था तो मुझे अपने एक दूसरे पुराने टीचर की बात याद आ रही थी। वो यही कहते थे, जो मेरे साथ मुझे मसला हो रहा था, क्योंकि सर फुरकान से मैंने अपनी पिछली अटेम्प्ट में भी चीजें चेक करवाई थी, एंड सो काइंड ऑफ मैं अभी लास्ट अटेम्प्ट में, इस वाली अटेम्प्ट में रजिस्टर्ड स्टूडेंट तो नहीं था, बट स्टिल आई शेयर्ड माय आंसर। सर फुरकान ने उस पर भी रिस्पॉन्स दिया था।
तो उन सब चीजों के बाद मुझे एक अपनी गलती अगर मैं बताऊं जो मैं कर रहा था, तो ये थी कि जब मैं लिखना स्टार्ट करता था ना थ्योरी में, फिर जहन में जो आइडिया हो रहा था ना मैं बस उसको लिखता चला जाता था। हमारे एक सर थे, वो पहले यही कह रहे होते थे कि एक समंदर मेरे दिल के अंदर, वो ये एग्जाम्पल दे रहे होते थे, बच्चा जब लिखना शुरू करता है ना तो ऊपर जो जहन में उसका आइडिया आ रहा होता है ना वो लिखता चला जाता है। तो ये एक मेरी बहुत बड़ा एक अपनी मिस्टेक आइडेंटिफाई हुई थी कि सवाल के पॉइंट्स पर रहने। एक पॉइंट अगर आप लिखना शुरू हुए तो बस आपने वो लिखा, और फिर दूसरा पॉइंट आप सवाल से ही ढूंढें, क्योंकि जैसे आप भी मुझे पहले ये बता रहे थे, बहुत सारी चीजें और गाइडेंस सवाल के अंदर ही मौजूद होती है, आपने खुद से लानी नहीं होती है, यू जस्ट हैव टू लिंक इट। तो काफी हेल्प हुई थी सर फुरकान के माशाल्लाह रिव्यूज वगैरह से। और इस दफा कोशिश की थी कि इंक्रीज प्रैक्टिस। लास्ट टाइम में एक्चुअली क्योंकि 3 पेपर थे मेरे, तो इतना ज्यादा फोकस नहीं कर पाया था मैं ICAW वगैरह पर। तो देखी थी लेकिन इतना डिटेल से नहीं देखी थी। तो इस दफा यही कोशिश किया था कि जितना बेहतर से बेहतर अपनी प्रिपरेशन वगैरह को कर सकूँ। अलहमदिल्ला बस अल्लाह पाक का करम हो गया बाकी चीज़ों पर। और एक चीज़ सर जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, या मैं अपने आसपास अपने दूसरे लोगों में जो चीज़ एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, वो टाइम मैनेजमेंट की है ना, जो कि बहुत ज़्यादा अक्सर में मसला आ रहा होता है चीज़ों में। और वो अब इसमें थोड़ी सी एक वैसी सजेशन के तौर पे बताना चाहूँगा हाउ आई डू इट। मैं जैसे कि हम यही करते हैं ना कि मिनट पर मार्क हम कंप्यूट कर लेते हैं कि एक सवाल मेरा अंदाजा इतने के हिसाब से होना चाहिए। तो पहले स्टार्ट में मेरी अगर कैफ वगैरह से बताऊं तो मेरी भी यही थी कि मैं जहन में ये चीज़ लेकर चल रहा होता था, हाँ भाई इतना है और मुझे इतना टाइम तक कर लेना है। लेकिन उससे फिर होता पता है सर क्या था, मैंने नोट कर लिया कि मुझे इतने बज के इतने मिनट तक मुझे अपना आंसर खत्म कर लेना है। लेकिन मैं जब लिखने बैठता था, जब सवाल में डूब जाता ना, तो वो मैं भूल जाता था वो क्या था। उसकी वजह से फिर ना एंड में आकर आइडेंटिफाई हो रहा होता था नहीं मैंने बीच में कोई मिसमैनेज किया था। तो मैंने अपनी लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से अपनी ये प्रैक्टिस बना ली थी। सवाल पेपर स्टार्ट होने से पहले, मैं पेपर का कोई आंसर शुरू करने से पहले एक रफ शीट जो हमारे पास होती है उसके अंदर मैं प्रॉपर मार्किंग स्टार्ट कर लेता था। क्वेश्चन नंबर 1 वहाँ पर टाइम नोट हो जाता था मेरा। सबसे पहले मेरा टाइम नोट होता था, उसके बाद मैं सवाल पढ़ना शुरू करता था कि इस टाइम तक मैंने इसको खत्म कर लेना है। वो टाइम सर हो गया, नहीं हुआ तो ठीक है, आगे बढ़ जाता था मैं अगले सवाल पर। इसी तरह से मैं हर सवाल पे करता जाता था। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है ना, तो मैं पढ़ने से पहले मेरे सवाल पे टाइम नोट हो जाएगा मेरे पेपर पे, तो मेरा टाइम मैंने कहाँ तक इसको टाइम देना है, उसके बाद मैंने आगे बढ़ जाना है। तो इस चीज़ से मुझे थोड़ी बहुत हेल्प होती थी। आई होप मैं अपनी सब बात को एक्सप्लेन कर पाया हूँ। अगर जैसे मैंने 20 मिनट ऑलरेडी नोट किए हुए थे, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पाया हूँ और 15 मिनट का है, तो मेरा 1:35 तक वाला सवाल हो जाना चाहिए। इस तरीके से मैं प्रॉपर नोट करके चलता था। थोड़ा सा ओवरऑल आपके पेपर का शायद 1 मिनट ये ले लें ये वाली चीज़, लेकिन बेनिफिशियल ये इतनी है कि आपका बहुत सारा टाइम और बहुत सारी एफर्ट बचा सकती है। तो बस यही सारी चीज़ें थी जो मेरे जहन में थी। आई जस्ट वांटेड टू शेयर। जज़ाकल्लाह यार, ये सर में बहुत प्यारी बात की है आपने, क्योंकि MSc 2 में ना अभी पिछली 2 अटेम्प्ट से इतना मसला नहीं आ रहा बच्चों को, टाइम का बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा। आपने सही कहा कि वैसे मसला आता था MSc 2 में, अब कम आ रहा है। उसकी वजह ये है कि वो आधा घंटा एक्स्ट्रा मिल रहा है ना पेपर सॉफ्टवेयर पे होने की वजह से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो भी एक आई थिंक फैक्टर है, शायद आधा घंटा मेरे ख्याल से आधे घंटे तक एक्स्ट्रा मिल सकता है। आपको भी शायद मिला होगा। मेरे आसपास लोगों को एक्चुअली आया था, तो मेरे जहन में वो चीज़ थी। अच्छी बात है अगर ओवरऑल नहीं हो रहा था। मगर ये कि आई थिंक ये बात आपने बहुत अच्छी की है कि जो हिस्ट्री देखी है, जब मैं और सैफुल खान पढ़ाना शुरू करते थे तो हमें एक चैलेंज भी आता था स्टूडेंट्स की तरफ से, सर पेपर पूरा नहीं हो पाता। तो ये बात आपने बहुत अच्छी की, जो मैं BFD के स्टूडेंट्स को भी कह रहा होता हूँ कि आप टाइम के अंदर कवर करने की कोशिश करें। नहीं होता, आपको लगता है कंप्लीट नहीं हो रहा, आप आगे बढ़ जाएं, क्योंकि MSc 2 वैसी थ्योरी है, वही वाली बात कि आप लिखने जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे तो ये हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए। इट्स बेटर कि आप जो है ना उसको टाइम वहीं पे उसका वो करके क्या कहते हैं किल करें उसको क्वेश्चन को, और फिर आगे बढ़ जाए। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड सजेशन। थैंक यू सर्वर। आई थिंक यार इट्स वेरी हेल्पफुल। आपकी मैं पॉइंट्स को कहीं लिख रहा था, प्रैक्टिस आपने बात की, टाइम मैनेजमेंट पे आपने बात की, लिंकिंग विद द सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में कमेंट्स में भी आता है, इस पे बात की आपने, सजेस्टेड सॉल्यूशन से कंपैरिजन की बात की आपने, और ये जो आपने बात की टाइम मैनेजमेंट की कि आप आगे बढ़ जाते थे छोड़ के अगर वो पूरा नहीं हो रहा। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक, ताकि आपका अगला सवाल डिस्टर्ब ना हो। वो ठीक है, पिछले सवाल में तो आपने जो थोड़ा बहुत स्कोर कर लिया ना, ये ना एग्जैक्टली। हो कि अब टाइम के प्रेस की बिल्कुल। वजह से आप लास्ट का कोई सवाल कॉम्प्रोमाइज कर जाएं। ये आई थिंक आपने बहुत अच्छी बात की। दैट्स ग्रेट सर्वर। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल। सर आप कुछ पूछना चाहेंगे सर्वर से? नहीं, सर्वर ने माशाल्लाह से बहुत अच्छा समराइज कर दिया, और बस अब हम स्टार्ट करते हैं बस बस आई बस थिंक। थैंक यू सर्वर, जज़ाकल्लाह यार फॉर कमिंग एंड गाइडिंग टू अवर स्टूडेंट्स। शॉर्ट नोटिस पे आपने हमें ज्वाइन किया यार, और हमारी दुआएं अल्लाह ताला आपको आगे भी कामयाब फरमाए बाकी ज़िंदगी के बारक अल्लाह सर। तमाम मौक़ों में। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सर्वर। आमीन। हाँ। थैंक यू। अच्छा जी बहुत सर फुरकान, सर आप स्टार्ट कर लें सर, हमेशा की इतना मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया है आपका। आप ज़रा सर स्टार्ट करें, आप सर अपना इंट्रोडक्शन करा दें पहले, हाँ। और मैं स्क्रीन बंद कर देता हूँ, आप स्क्रीन शेयर करें।
जी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अभी देखें। ये आप जो अब सर फुरकान का एरिया है इसको ज़रूर प्लीज़ देखें, क्योंकि सर फुरकान ने एक रिसर्च बेस जो है आपके लिए पूरा डॉक्यूमेंट रेडी किया हुआ है। और सर फुरकान थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन भी दे दीजिए, और फिर बाकायदा जो है ना क्या कहते हैं इस सेशन को आप जो है वो लेके चलें। ज़्यादा हम लंबा नहीं लेके जाएंगे सेशन को, मगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सर फुरकान आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, शेयर करना चाह रहे हैं, इनको ज़रूर देखें और सेशन के एंड तक रहिएगा। जी सर, हैंडिंग ओवर टू यू। जी जी अच्छा, बेसिकली 2021 से, जैसे सर सऊद ने बताया कि 2021 से हम पढ़ा रहे हैं, और ये इंशाल्लाह 6th यानी का हमारा सेशन होगा MSA 2 का। और यही बिल्कुल सेम ईयर है, 2021 में मैं क्वालिफाई कर लिया था, और उसके बाद जो है एक इंडस्ट्री में मैंने एक जगह काम किया एज अ हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट, और फिर अब जो हूँ एज अ टैक्स कंसल्टेंट वन ऑफ बिग 3 फर्म, वहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा बेसिकली सबसे पहले मेरा ना आपसे सवाल है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। मुझे ये बताएं, आप लोगों को आवाज क्लियर है? सबसे पहले ये बता दें, साउंड क्लियर है? तो हम स्टार्ट करते हैं बस। साउंड क्लियर है? जी जल्दी से मुझे कंफर्म कर दें, साउंड क्लियर है तो बस हम स्टार्ट करते हैं। कंफर्म कर दें। जी जी सर, बिल्कुल क्लियर है सर। अभी आपका चैट भी आने शुरू हो जाएंगे, मैं आपको अभी होस्ट बना देता हूँ, तो आपके पास चैट भी आने। अच्छा चैट मेरे पास नहीं आ रही। अच्छा सबसे पहले आप लोगों से ना मेरा एक सवाल है कि यार MSA 2 को इंट्रोड्यूस करवाने का क्या पर्पस आपको नजर आता है? क्या कोर पर्पस है जिसकी वजह से MSA 2 को इंट्रोड्यूस करवाया गया आज से तकरीबन 3 साल पहले, 4 साल पहले? आपको क्या लगता है? बेसिकली हम वहीं से चलेंगे, और ये आपके सामने पिरामिड नजर आ रहा है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले मुझे बताएं कि आपको क्या क्या नजर आता है कि क्या पर्पस था MSA 2 का? कोई मुझे बता सकता है? जी कंफर्म करें। आई थिंक सर चैट आ रही है मेरे पास। नॉलेज की एप्लीकेशन, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ICW से मैच, टेस्टिंग एनालिसिस स्किल्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन स्किल्स। बहुत ही जबरदस्त आंसर्स हैं। अच्छा मैं थोड़ा सा आपको, थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बता दूं, क्योंकि MSA 2 और मैं साथ साथ बड़े हुए हैं। क्योंकि बेसिकली वजह ये कि जब मैं पेपर दे रहा था और जिस अटेम्प्ट में क्वालिफाई हुआ था, आई थिंक 2-3 अटेम्प्ट्स ही हुई थी MSA 2 की, और फिर उसके बाद पढ़ाना भी शुरू कर दिया। तो इसको मैंने काफी क्लोजली देखा है, उस वक्त भी देखा है जब ये इसका आई थिंक दूसरा या तीसरा पेपर था। हमारे जमाने में तो जब मैं दे रहा था तो तीसरा, आई थिंक थर्ड पास पेपर था मेरे पास। 3 पास पेपर्स मेरे पास थे MSA 2 के रिव्यू करने के लिए। तो बेसिकली अगर मैं देखूं कोर पर्पस MSA 2 को इंट्रोड्यूस करवाने का, जो मुझे नजर आता है वो ये है कि यार आप देखें CA की फील्ड में मुख्तलिफ जगहों पे हम काम करते हैं। हम एज एन टैक्स कंसल्टेंट भी काम कर रहे होते हैं, हम फॉर एग्जांपल ऑडिटर के तौर पे भी काम कर रहे होते हैं, CFOs भी हैं, CEO भी कुछ जगहों पे हैं, बहुत सारी फील्ड्स, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, सब कुछ है। अच्छा एक फील्ड जो कुछ अरसे पहले इवॉल्व हुई थी, और अब वो उसका जो है ना बहुत ज्यादा स्कोप वाइड होता जा रहा है, पूरी दुनिया में तो काफी टाइम से है ही वो, और जिसको हम कहते हैं कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी अब कंसल्टेंसी में बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास बिजनेस केस सिनारियोज आते हैं, बिजनेस रिलेटेड सिनारियोज आते हैं, और उसमें फॉर एग्जांपल कोई कंपनी एक्वायर होने जा रही है, किसी कंपनी को हमने एक्विजिशन की है, किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, XYZ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके लिए ना बेसिकली एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स को हायर किया जाता है, और वो देखा, क्योंकि एक थर्ड पार्टी एनालिसिस भी हो जाता है, और वहां पे हमारे पास बिजनेस केस सिनारियो जब आते हैं, तो वो ये नहीं कहता, हमें ये नहीं कहता कि भाई आप मुझे बता दो इसमें इसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, इसकी एडवर्टाइजमेंट क्या होगी, इसके फीचर्स क्या होंगे, प्रोडक्ट के फीचर्स क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ हमें ये कहा जाता है कि यार आप एनालाइज करके दें, क्या ये बिजनेस जो मैं एक्वायर करने जा रहा हूँ, ये कंपनी जो मैं एक्वायर करने जा रहा हूँ, क्या ये फिजिबल है, ये इन्वेस्टमेंट क्या फिजिबल है, मुझे सिर्फ इतना बता दें। उसमें फिर जब हमारे पास बिजनेस के सिनारियो आते हैं तो उसकी हम टैक्स रिलेटेड जो इम्प्लीकेशंस हैं वो भी देखते हैं, उसमें हम मार्केटिंग की जो उसकी है वो भी देखते हैं, प्रोजेक्शन भी देखते हैं, हम NPV एनालिसिस भी करते हैं, APV एनालिसिस भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, किस तरीके। तो ये सारी की सारी चीजें जब एक जगह कंबाइन होती हैं, तो वो बेसिकली कंसल्टेंट की एक रिपोर्ट जनरेट होती है, और वो हम जाके करते हैं। तो ये काम सी चार्टर अकाउंटेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जो है दुनिया में तो काफी टाइम से हो रहा था, और पाकिस्तान में इन्होंने जो है ना अब इसका फील्ड वाइड हो रही थी, तो ये काम कर रहे थे। लेकिन इससे रिलेटेड कोई बैकअप पे, जिसको कहना चाहिए जो उसको बैकअप कर पाए इस फील्ड को, क्योंकि टैक्स में अगर हम काम कर रहे हैं तो टैक्स हमारा सब्जेक्ट है, अगर हम फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं तो ठीक है IFRS हमने देखा हुआ है, ऑडिटर है तो आइजाम पढ़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो इससे रिलेटेड कोई भी पीछे बैकअप पे सब्जेक्ट नहीं था,
तो जिसकी वजह से ना ये इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये मैं पीछे पूरी मैंने आपको तमहीद इसलिए मान दी कि अब इसका ना बेसिकली पर्पस समझ में आएगा, क्योंकि हम करते क्या है, हम सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं इस पेपर को लेकर, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली मिस्टेक हम ये करते हैं कि यार ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, ज्यादा से ज्यादा सिनारियोज देख लो। अच्छा, उसमें भी काफी हम कुछ जो है ना आई कैप की तरफ बिल्कुल टिल्ट होता है किसी का, कुछ जो है ना आईसीडब्ल्यू की तरफ टिल्ट होता है। अच्छा, आईसीडब्ल्यू के इतने सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, आई कैप के इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन रहता है, तो वो कहते हैं कि सर मैंने तो ऐसा कर लिया था कि जैसा रट लिया था। अब मैं आपको ना, जब मैं पेपर दे रहा था, इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो मैं आपको बताता हूँ, फिर वहां से हम लेके चलेंगे कि बेसिकली ये है क्या और इसको किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में हमें लेके चलना पड़ेगा। मैं जब पेपर दे रहा था तो अल्लाह ताला ने पास करवाना था, तो दो चीजें ना मेरे साथ हुई थी बड़ी इंटरेस्टिंग। जब मैं वहां एक चीज जो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब मैं पेपर स्टार्ट हो गया, पेपर स्टार्ट होने से पहले जो था वो भी बताता हूँ। पेपर स्टार्ट हो गया और मेरे पास जाहिर सी बात है आईसीडब्ल्यू की बुक थी, जो मटेरियल था 2-3 बुक्स में भी लेके गया था। अच्छा, जैसे ही पेपर स्टार्ट हुआ भाई मैंने देखना शुरू किया, अच्छा ये क्वेश्चन है, ये रिक्वायरमेंट है। मैंने जो है ना बाकायदा फुट नोट्स लगाए हुए थे बुक पे, बाकायदा फुट नोट्स लगाए हुए थे, मुझे समझ लें रटा हुआ था सिनेरियो सारे आईसीडब्ल्यू के। ठीक है, आईसीडब्ल्यू की क्योंकि उस वक्त तो ज्यादा पास पेपर्स भी नहीं थे, तो मैंने एक एक जगह ये तक लिखा हुआ था, मुझे याद हो गया था कि यार ये इसमें क्या क्या टॉपिक टेस्ट हुआ है। अब मैंने जब वो बुक ओपन की और मैं पेपर सॉल्व करने लगा, तो मैं उसको लिखने लगा, थोड़ा सा हुआ ये कि 2-3 जब मैंने 4-5 लाइंस लिख ली, तो वहां पे यार मुझे नजर आया कि यार मैं तो कंपनी का नाम जो कि आईसीडब्ल्यू की में वहां पर है वो मैं रिपीट कर रहा हूँ, जबकि आई कैप ने तो कोई और मतलब रिक्वायरमेंट बिल्कुल डिट्टो है, यानी कि कॉपी की थी। उस जमाने में तो कॉपी होके आती थी, अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब तो आई कैप बहुत सारे नए क्वेश्चंस कर रहा है जो कि आईसीडब्ल्यू में नहीं। लेकिन उस वो कॉपी कर रहा था मैं, तो मैंने देखा कि यार इस तरह तो जब आप सिनारियो देखें, सिनारियो कर रहे होते हैं ना, तो पूरा का जो सिनारियो होता है उसका एक पर्सपेक्टिव होता है खास, एक पर्सपेक्टिव, एक माइंडसेट के मतलब एक जुमले से ना पूरा सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक मार्केट में मार्केटिंग करने जा रहे हैं, सही है, और मैंने देखा एनपीवी एनालिसिस किया, एनपीवी एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन आया, अब मुझे सिर्फ एक छोटी सी लाइन लिख देगा वो कि ये जो मार्केटिंग इंट्रोडक्टरी स्टेज में है, ये दूसरी लाइन एक जगह लिख देगा नहीं ये मेच्योरिटी स्टेज पर है, तो पूरा का पूरा आंसर चेंज हो गया। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में ये इस स्टेज पर है, इस स्टेज पर है। ये बीसीजी मैट्रिक्स का कोई उसने टर्म यूज कर ली या इनडायरेक्ट वे में इंफॉर्मेशन दे दी, थोड़ी सी ट्विकिंग कर ली, आईसीडब्ल्यू का सिनारियो टोटली डिफरेंट हो गया, हालांकि सिनारियो पूरा सुना है। तो कहने का मकसद ये है कि वहां पे एक सिनारियो, जब बिजनेस केस सिनारियो डेवलप होता है तो उसका पूरा एक कॉन्टेक्स्ट होता है। आप बात समझ रहे हैं ना मेरी? तो बेसिकली हुआ ये कि यार वो मैं तो मेरे दिन में है, तो इस तरह तो मैं बहुत सारी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बातें लिख रहा हूँ जो भाई उसने पूछी भी नहीं है। तो मैंने उसी वक्त बुक को रखा साइड पे, जो मैंने सोचा कि भाई माइंड में मेरे जो होगा वही लिखूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पेपर क्वालिफाई कर लिया, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफिकेशन भी आ गई। अच्छा, सेकंड जो बड़ी मिस्टेक, सेकंड जो चीज थी, जो मैं मतलब मिस्टेक तो नहीं, आदत हो गई थी मेरी मेरी इतनी ज्यादा आदत हो गई थी, क्योंकि मेरे ये जहन में बैठ चुका था कि यार ये टाइम मैनेजमेंट है ना यहाँ पे की है। अभी बात हो रही थी ना, ये आधे घंटे का एक्स्ट्रा टाइम है, और सर्वर से बात जब हो रही थी तो सर ने कहा कि काफी सारे स्टूडेंट्स को टाइम का मसला नहीं आ रहा, जबकि सर्वर ने कहा कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी टाइम का इशू आ रहा है, हालांकि आधा घंटा एक्स्ट्रा है। तो भाई ये क्या है, ये असल में सिनारियो में जब आप इंडल्ज होते हैं और किसी गलत ट्रैक पे चले जाते हैं ना, तो वो टाइम इतनी जल्दी ज्यादा वो कंज्यूम होता है, स्पेंड होता है, कि आपको पता भी नहीं चलता। आप एक सवाल में जहाँ पे आपको सिर्फ 30 मिनट देने थे, आप 60 मिनट आराम से उसमें कंज्यूम कर लेंगे। तो कहने का मकसद था, अब मैं जो समराइज करूं, कि यार ये सिर्फ ना क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करने से हो जाएगा, ना ये मैं कहूँ कि यार कॉन्सेप्ट मेरे रेडी हैं, मैंने कॉन्सेप्ट देख लिया उससे हो जाएगा, यार ये तो बीएफडी और बीएम हमने पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन कर लिया उससे हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में चलना पड़ेगा, क्योंकि ये पेपर जो है सिर्फ बीएफडी बीएम टैक्स एथिक्स सीओसीजी की नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा भाई। ये जो टेस्ट कर रहा है, ये सिर्फ सिंपल एक वर्ड में अगर मैं कहूँ, डाटा एनालिटिक्स। मुझे बिजनेस केस सिनेरियोस का रिव्यू करना है, मुझे उसमें ट्विकिंग करनी है, मुझे वहां से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है। मुझे इस इंफॉर्मेशन को ना सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना है, मुझे अपने माइंड में बहुत सारी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, फ्रंट एंड इंफॉर्मेशन क्या होती है वो उसको मुझे देखना है, और फिर उसको बाकायदा यूज करके उसको मुझे यूज करना है उस इंफॉर्मेशन को। और जो मैं इसको टूल्स कहता हूँ बेसिकली, जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हो गया, पेस्टल हो गया, सॉर्ट हो गया, इस तरह के बहुत सारे टूल्स इंशाल्लाह हम देखेंगे। या बीएफडी के भी जो कॉन्सेप्ट हैं, एनपीवी एपीवी, ये बेसिकली टूल्स हैं यार, ये टूल्स हैं। इन टूल्स बेसिकली मुझे यूज करना है, इंडल्ज करना है अपनी इंफॉर्मेशन के साथ, और बिजनेस केस सिनेरियो का रिव्यू करना है। सर ये है एमएससी 2 का पेपर, ये है एमएससी 2 का पेपर। अब आप
अब इसमें इश्यूज क्या आते हैं, मैं आपको इंटरेस्टिंग इश्यूज बताता हूँ। सर मैंने क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया, और मैंने जब उसका आंसर चेक किया, तो आंसर जब मैं चेक कर रहा था, एक स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स का किया, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या जनरली होता था। मैं देखता था यार ये आंसर जो इसने लिखा है, अगर मैं इसको क्वेश्चन से कंपेयर करूं, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा कि ये इस क्वेश्चन का आंसर है। कोई लिंकिंग नहीं, कोई सिनारियो को यूज नहीं किया गया। ऐसा लग रहा है कि यार आपने जर्नल, सिर्फ एग्जामिनर को ये बताने की कोशिश की कि सर मुझे ये कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो एग्जामिनर ने आपको क्या जवाब दिया? एग्जामिनर ने जवाब ये दिया मार्क्स के थ्रू कि मुझे पता है भाई कि आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं, मैं आपसे ये पूछ ही नहीं रहा, मैं तो आपसे सिनारियो का रिव्यू करवा रहा हूँ। तो सिनारियो तो आपने जब यूज ही नहीं किया, तो आपको मार्क्स किस चीज के मिलेंगे? इंटरेस्टिंग, मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत सारी जगहों में जैसे बीएफडी में होता है ना कि यार फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, ऐसा होता था हमें, टीचर्स कहते थे कि आपको कोई कंप्लीट फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, आपने थोड़ा सा लिख दिया। यहाँ पे तो मसला ये भी है ना कि अगर आपने मैं, मुझे ऐसा लगता है पेपर जितना मैंने जो मुझे नजर आता है मार्किंग जो उनकी है, कि जब आप आपने फार्मूला यूज कर लिया, आपने एनपीवी पूरा कैलकुलेट कर लिया, और सिर्फ कोई बिजनेस, यानी कि आपने कोई उसके ऊपर कमेंट्स नहीं किए जो कमेंट्स करने चाहिए थे, सिर्फ कैलकुलेशन कर ली, तो मुझे ऐसा लगता है उस कैलकुलेशन के मार्क्स या तो बहुत ही मिनिमल मिलते होंगे, या मिलते ही नहीं होंगे। उसकी वजह पता है क्या? उसकी वजह ये है कि ये तो अपेंडिक्स होते हैं सर कंसल्टेंसी की रिपोर्ट में। आप बात मेरी समझ रहे, समझ में आ रही है बात? मेरे साथ कैरी कर रहे नहीं कर रहे? जी, जी जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। तो सर ये तो साइड लाइंस हैं, ये क्या है? ये तो साइड लाइंस है, ये कैलकुलेशन तो साइड लाइंस है। ये तो आपने रिपोर्ट्स में देखा है ना, अपेंडिक्स में साइड में होती है। असल चीज क्या है? वो आपका थ्योरेटिकल आंसर, जो आप इवन बीएफडी की कैलकुलेशन को भी थ्योरी में कन्वर्ट करना है। और ये इंशाल्लाह आप सर साउथ के साथ भी देख रहे होंगे, डीएम तो इटसेल्फ थ्योरी है। मैं अभी एक मैं क्वेश्चन अक्सर एग्जांपल देता हूँ सर। पीओसीजी की हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, हमारे इस कोर्स में एमएस में, उसको मैं कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं कहता। अब इसमें चैप्टर, हमारे चैप्टर में इंक्लूडेड है बुक में, मैं उसको कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस बिल्कुल भी नहीं कहता, सिलेबस में है ही नहीं वो। मैं उसको कहता हूँ गवर्नेंस, मैं सिंपल कहता हूँ कंपनी की गवर्नेंस। अब गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? वो आपसे ये नहीं पूछेगा सीईओ इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि नहीं, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि बोर्ड में कितने मेंबर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए। वो सवाल पता है क्या करेगा? आप जाके अभी चेक कीजिएगा, मुझे इस वक्त क्वेश्चन नंबर और अटेम्प्ट याद नहीं आ रही, मैं आपको सिनेरियो बता देता हूँ। भाई पर्सनल लेवल पे उसने एक डायरेक्टर के बारे में कहा था कि इसके ट्विटर पे इतने फॉलोअर्स हैं, और इसको बात लिटरली अगर आप उसको देखेंगे ना, उसको, वो जाहिर सी बात है उसने कुछ जार्गन्स यूज किए थे, उसमें लिखा था लिटरली, मतलब ये निकला था इसको बात करना क्या, कब क्या बात करनी है उसको यही नहीं पता। लिटरली बता रहा हूँ, ये पर्सनल लेवल पे आईकेप के सिनारियो में ये कमेंट्स थे। और हमसे पूछा क्या उसने? उसने पूछा गवर्नेंस में क्या इशू है। अब हम क्या ढूंढते हैं? इवन में एक और सवाल बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। गवर्नेंस में एक और क्वेश्चन किया था जिसमें मेरी, बल्कि मेरी अटेम्प्ट थी, मुझे इसलिए याद है कि मुझे वहां पे वो ट्विक हो गया था।
जी आई थिंक कुछ नेट इशू हो गया है आई गेस, इसकी वजह से जो है वो, एक मिनट रुकेंगे। यहाँ पे अगर आप बेस में देखें राइट, जी सर, कंटिन्यू करें हम। एक्चुअली सर जो है आउट ऑफ कराची हैं, थोड़ा नेट का आई गेस इशू चल रहा है सर के पास। सर फुरकान, कैन यू हियर मी? जी सर। मेरे पास स्टूडेंट्स की क्यूरीज आ रही थी। मैंने थोड़ा सा जो है ना आप लोगों को एक बैकग्राउंड दे दिया कि यार क्या मसले मसाइल हैं। तो कुछ क्यूरीज मेरे पास ये थी कि हमें बहुत कौन सी बुक को फॉलो करना है, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए। तो मैं आपको स्ट्रक्चर्ड वे में बता देता हूँ। देखें, सबसे पहले हमें इसके लिए स्किमिंग और रीडिंग स्किल्स को डेवलप करना है। इंटरेस्टिंग सर अभी भी वॉइस इशू आ रहा है। सर फुरकान, एक्चुअली आई गेस देयर इज सम नेट इशू। जी सर। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपसे ये कह रहा था कि अभी राइटिंग स्किल्स और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। और बेसिकली राइटिंग स्किल्स जो है वो बिल्कुल एंड में, यानी कि जब आपने ये सारी चीजें कर ली उसके बाद तो हमें कौन सी बुक को फॉलो करना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखें, हमें बिजनेस के सिनारियोज के लिए इंडस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, सिनारियोज को रिव्यू करने की नॉलेज होनी चाहिए, इवेल्युएशन की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। फिर साथ के साथ हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो देखें, आईसीडब्ल्यू की जो वर्क बुक है ना, वहां से हमें कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना हो। वो सिलेक्टेड चैप्टर्स मैंने बताए, मैं वो इंशाल्लाह आप लोगों को कम्युनिकेट भी कर दिए जाएंगे। ये बुक आपके सामने जो शो हो रही है, ये भी उन्हीं सिलेक्टेड चैप्टर्स से देख के मैंने, अगर इसका आपको कंटेंट दिखा दूं तो वहां से बेसिकली आइडिया हो जाता है कि इसकी मैपिंग किस तरह करनी है। तो सबसे पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट्स, अगर मैं अच्छा ये हाईली सजेस्ट करूंगा, चाहे आपके कॉन्सेप्ट्स पक्के भी हैं ना, तो एक दफा बीएम की थ्योरीज, पीएफडी की थ्योरीज को रिवाइज करना जरूरी है। सही है, ये रिवाइज जरूर कीजिएगा। और हम भी अपने सेशंस में भी रिवाइज करवा रहे होते हैं, लाइव रिवाइज करवा रहे होते हैं। और इंशाल्लाह इसको और टारगेटेड करके ना कोशिश करेंगे कि और भी, यानी कि लेक्चर्स की लेंथ भी कम हो जाए, रिवीजन भी हो जाए और टारगेटेड हमारे पास वो भी आ जाए। अच्छा, एक तो हमें ये करना है आईसीडब्ल्यू की वर्कबुक। अच्छा, वर्कबुक में भी आपके पास इंटरेक्टिव और सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन है। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन आपने इंटरेक्टिव और सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन करने हैं, वही हमारी प्रैक्टिस भी होती है थ्रू आउट द सेशन। फिर उसके बाद सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन करने के बाद आपने जब सारे चैप्टर्स कर लिए, फिर हमारे पास आईसीडब्ल्यू की वर्कबुक आती है। अच्छा, मैं एक इंटरेस्टिंग बता दूं, क्योंकि आई कैप का लेवल, आईसीडब्ल्यू का लेवल, एग्जाम जो अप्रोच है एग्जामिनेशन की, वो काफी डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो अगर आप पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप आईसीडब्ल्यू को यानी कि उस पेपर की स्कीम के लिए फॉलो करें। कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त है, इंडस्ट्री की नॉलेज आपको वहीं से मिलेगी। जो मुख्तलिफ बहुत सारे सिनारियो, जाहिर सी बात है कि आपने टेस्ट नहीं किया, आईसीडब्ल्यू नहीं किया, तो वहां पे वो आपको बहुत सारी मिलेंगी। लेकिन हमें बेसिकली पेपर को सॉल्व करने के लिए आई कैप के पेपर, पास पेपर को ध्यान में रखना है। तो आईसीडब्ल्यू से हमें ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स लेने हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा उधर से इंडस्ट्री की नॉलेज लेनी है, ज्यादा से ज्यादा सिनारियोस को देखना है, ठीक है। वहां से हमें करना है। फिर प्रैक्टिस के लिए ना, मैं कहता हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो आईसीडब्ल्यू के आप क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व ना करें, लेकिन वो लग्जरी है, ठीक है। आपको करना ये है कि प्रैक्टिस के लिए प्राइमरी सोर्स जो है ना, वो आई कैप है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो हमारी नॉलेज बेस है उसके लिए प्राइमरी सोर्स आईसीडब्ल्यू की, एसबीएम की बुक होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हमारी बुक का क्या रोल है, ये मैं काफी दफा बता भी चुका हूँ, वॉइस नोट पे भी आप लोगों के साथ ये शेयर हो चुका है, ग्रुप्स में, डिफरेंट रजिस्टर्ड उसमें भी। बेसिकली देखें, ये है बिल्कुल शॉर्टेस्ट वर्जन ऑफ द बुक। अच्छा, इसमें हमने काम ये किया है कि हर चैप्टर को सेक्शन वाइज तोड़ा है। सबसे पहले तो हर सेक्शन में हमने ये तक बताया है कि इस सेक्शन में ये कॉन्सेप्ट्स हैं, और इन कॉन्सेप्ट्स में से आईकैप क्या टेस्ट कर सकता है, किस तरह के सिनेरियोस को टेस्ट किया जा सकता है। और फिर उसके बाद हमने जो सिलेक्टेड जो एग्जांपल्स हैं उसको वहां पे
पुट इन किया है, सारी की सारी एग्जांपल्स नहीं। उसके बाद चैप्टर जाहिर सी बात है एक समराइज वर्जन है, और फिर देन एक हमने काम और भी किया है इसमें कि आईसीडब्ल्यू की जो किट है ना, उधर से कुछ स्पेसिफिक पार्ट जो उस चैप्टर ही से रिलेटेड है, यानी कि उस चैप्टर में जो जो कॉन्सेप्ट्स है उससे रिलेटेड, क्योंकि आईसीडब्ल्यू की जो किट है उसमें तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ टेस्ट किए हैं, तो वो भी हमने इंक्लूड किया है। तो बेसिकली ये एक समराइज वर्जन है, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी रिवीजन का जो बेस है वो आईसीडब्ल्यू की बुक को ही बनाना चाहिए। उसके बाद जो है ना इसको रिवीजन के लिए और इस तरीके से हम लेके चलेंगे। तो खैर ये जो है ना एक अप्रोच थी, तो मैंने आपको बता दी। स्टूडेंट्स की मिस्टेक मैं आपको जल्दी से आपको बता दूं क्या करते हैं। देखिए सबसे एक और चीज जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, बीएफडी का पेपर हो गया या कोई भी आपने इससे पहले पेपर किया होगा, उसमें होता ये है कि रिक्वायरमेंट पे हम इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाते। रिक्वायरमेंट पे हम बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाते। हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल एनपीवी, फौरन हमने एनपीवी देखा और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया। यार इधर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, कि एक क्वेश्चन बल्कि आपके सामने शो कर देता हूँ, इसके बाद जो है ना बस क्योंकि नमाज का भी टाइम होने जा रहा है, तो मैं आपको जल्दी से ये एक हमारी बुक का ही यानी कि आपके सामने शो हो रही है, तो मैं आपको जल्दी से ये बता देता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच होती है बाकायदा, व्हाट, हाउ, व्हाई एंड सो व्हाट, उसको भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। वो बड़ी मतलब हर सवाल में हम उसी तरीके से फॉलो करेंगे। बेसिकली देखिए पर्पस यही है कि एग्जाम में स्टैंडर्ड जो हमारा माइंडसेट है उसके साथ हम जाए, कुछ भी एफएजएड ना हो, हमें पता हो स्ट्रक्चर्ड यार फ्रंट एंड इन्फॉर्मेशन क्या होती है, बैक एंड क्या होती है, रिक्वायरमेंट में एक्शन वर्ड्स क्या यूज हुए हैं, रिक्वायरमेंट को कैसे एवेलुएट करना है, तो ये सारी चीजें। अच्छा ये क्वेश्चन है, जल्दी से मैं आपको बता दूं, इसकी समरी बता दूं। सीपीएच ग्रुप जो है ये कंपनी, ग्रुप ऑफ कंपनी, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट और गेमिंग है। तो यहाँ पे बेसिकली इशू ये था कि उसने हमसे पूछा था कि यार ये जो गेमिंग वाला जो गेमिंग डिवीजन है उसका जो डायरेक्टर है ना, उसकी बहुत ज्यादा यानी कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, तो इसके ऊपर बेसिकली तनकीद हो रही है कि यार ये बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट है तो क्या करें। अच्छा जल्दी से अगर हम देखें, डिस्क्राइब हाउ द सीईओ ऑफ गेमिंग कुड सब्सटेंशिएट द असर्शन। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्योंकि रिक्वायरमेंट जल्दी जल्दी देखी, और ये लिटरली मैं बता रहा हूँ अबव 60% स्टूडेंट ये इसका आंसर इस तरीके से लिखना शुरू कर दिया कि इसको एडवर्टाइजमेंट इतनी नहीं करनी चाहिए, किस तरीके से इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट होती है या मार्केटिंग होती है, ब्रांड के कॉन्सेप्ट डिस्कस करना शुरू कर दिया। टोटली इररेलेवेंट, सब कुछ इररेलेवेंट। भाई सिर्फ हमें ये बताना था, हमें सब्सटेंशिएट करना था, मतलब हमें सीईओ को प्रोटेक्ट करना था कि यार क्यों गेमिंग इंडस्ट्री की के लिए एडवर्टाइजमेंट की नीड ज्यादा है, क्यों उसने एक्सपेंडिचर किया। जब हमने ये माइंडसेट डेवलप कर लिया ना, तो अब हमारे जहन में आएगा। अब मैं बताऊं क्या जहन में आएगा कि भाई इसलिए किया क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री में इंटेंजिबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसका कोई फिजिकल एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस को बार बार रीइंफोर्स करने के लिए एडवर्टाइजमेंट की नीड है। दूसरा, गेमिंग इंडस्ट्री एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल या इंडस्ट्री लाइफ साइकिल में थोड़ा सा अबव लेवल पर है, मतलब अभी शायद इंट्रोडक्टरी या ग्रोथ फेज में, तो दोनों में एडवर्टाइजमेंट की नीड ज्यादा होती है। तो देखें सबसे पहले हमें ये माइंडसेट डेवलप करना था कि क्यों, यानी कि क्यों ज्यादा जरूरी है। तो जब क्यों ज्यादा जरूरी है हमारे ध्यान में आया, रिक्वायरमेंट को हमने समझ लिया, तो फिर हम क्लिकिंग भी करेंगे। तो खैर ये मेरी तरफ से था। आप लोगों की कोई कोई भी क्यूरीज, क्योंकि स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्यूरीज आ रही थी, तो प्लीज मुझसे कर सकते हैं जी। जी सर। जी आपके पास मैसेज आ रहे होंगे। बीएफडी एसपीएम के कॉन्सेप्ट रिवाइज कराएंगे, उसमें हम देखें बीएफडी के तो जो है वो आपको उसमें ऑप्शनल लेक्चर्स में होंगे। मेरे ख्याल से बीएफडी के लेक्चर लेने की जरूरत नहीं होगी आपको, अगर रजिस्टर तगड़ा बना हुआ है। हाँ एसपीएम के जो है वो काफ़ी हद तक रिवीजन जो है वो आपको सिर्फ फुरकान आपको लाइव सेशन में करा रहे होंगे, और उसकी रिकॉर्डिंग अच्छा भी। टैक्स के हवाले से सर किसी ने पूछा है, तो वो मैं जल्दी से बता दूं। टैक्स का काफी इंटरेस्टिंग इस वजह से कि सिलेबस है, अगर आप देखेंगे ना तो सेल्स टैक्स लिखा हुआ है सिंपल, और इनकम टैक्स में भी उसने बिजनेस सिनेरियोज बताए हुए हैं कि इस तरीके से टेस्ट होगा। तो उसको बाकायदा हमने सिलेबस को इंटरप्रेट किया है। खुद मैं टैक्स में भी होता हूँ। जिस जिस जमाने में हमने इंटरप्रेट किया था तो उस वक्त नहीं होता था, तो मैंने बैठ के एक टैक्स एक्सपर्ट के साथ कि भाई ये इस तरह के बिजनेस सिनेरियोज टेस्ट होते हैं, तो बाकायदा सेक्शन वाइज हमने बताया हुआ है कि यार यहाँ से टेस्ट होना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह वहां से आते हैं ज्यादातर क्वेश्चन जी। देखें सेल्फ स्टडी के लिए मैंने आपको बता दिया, सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5, फिर चैप्टर नंबर एक ह्यूमन रिसोर्स का चैप्टर आई थिंक चैप्टर 9 है या 10 है। उसके बाद एथिक्स है, सीओसीजी वो गवर्नेंस होगा वहां पर। उसमें जाहिर सी बात है लिस्टेड वाली चीजें नहीं उठानी, लेकिन गवर्नेंस वाला एरिया वहां से देखना है। तो उसमें यही तरीका है कि आपको रिवाइज करने के लिए उसको पढ़ना पड़ेगा। हाँ अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग आपको जरूर करनी।
सर मैं पोर्टल देखें आप अपनी स्क्रीन सर स्टॉप करिएगा, मैं पोर्टल दिखाता हूँ फिर ना। जी 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 सर। अच्छा जी, सबको पोर्टल आप आ रहे हैं, पोर्टल नजर स्क्रीन पे? जी। अच्छा, ये देखिए हमारा पोर्टल है, इसमें हमने सेगमेंट बनाया हुआ है। सर फुरकान का सेगमेंट अलग है, पूरा पोर्टल को चेंज किया हमने। फिर मेरा एरिया आ जाता है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट और बीएसडी का एरिया आ जाता है, टैक्स एथिक्स गवर्नेंस का आ जाता है, फिर ऑप्शनल आ जाता है। ऑप्शनल का मतलब है कि अगर आपके पास एक ही पेपर है तो फिर आप लेक्चर्स को ले रहे हैं, या किसी का बीएफडी वीक है तो वो इन लेक्चर्स को ले रहा होगा। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि ऑप्शनल लेक्चर जो हैं वो फिर आप बिल्कुल लास्ट में रखिए। हमने थोड़ा सा अपने कोर्स को रिफाइन किया है, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये होता था कि सर बहुत बड़ा कोर्स हो जाता है, तो हमने कुछ एरियाज ऑप्शनल में रखे। बाकी आप देखें चैप्टर वाइज ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ये इंशाल्लाह आपको बुक भी मिल जाएगी, हमारी जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और आप देखें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये पास पेपर की जो प्रैक्टिस है, जो एग्जाम सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस है, वो हमने अलग से कराएंगे। कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि सर एग्जाम सॉफ्टवेयर की हम प्रैक्टिस कैसे कर रहे होंगे, तो देखिए तकरीबन 7 लेक्चर देंगे, कोई सीक्वेंस आगे पीछे होगा। ये 1 2 के बाद 7B जो है वो लास्ट में होना चाहिए था। खैर 3 4 5 6 7, ये 7 लेक्चर्स पूरे मौजूद हैं, जिसमें मैंने भी कुछ काम कराया हुआ है, सर फुरकान ने कराया हुआ है। ये मेरा सर फुरकान का एरिया आ गया, फिर मेरा एरिया आ गया, फिर ये भी आ गया, रिवर्स टेक ओवर मैंने ही कराया हुआ था, फिर ये सर फुरकान का एरिया आ गया। तो कहने का मतलब सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस भी। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम जो सर फुरकान ने किया था, आई थिंक ये लाइव एनालिसिस ऑन स्टूडेंट आंसर, ये एक नया सेगमेंट था कि स्टूडेंट के जो असाइनमेंट्स होते थे उनको बाकायदा जो है वो यहाँ पे चेक कराया जाता था, और उसकी लाइव क्लास के अंदर जो है ना वो डिस्कशन की जाती, ताकि कोई अगर अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से नहीं अटेंड कर सका वो सवाल, तो वो कम से कम ये तो देख ले कि गलतियाँ किस तरह की आ रही हैं। तो ये डेडिकेटेड पूरे पूरे जिसे कहते हैं ना कि आई कैप समर 23, आई कैप समर 22, आई कैप समर 23, फिर ICW के क्वेश्चन जो है इंटरेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनकी जो भी सर ने जो है ना चेकिंग की थी, वो पूरा लाइव के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स को यहाँ पे कवर किया, और उसको हमने अपलोड भी कर दिया। फिर शॉर्ट वीडियोज सर जी। ये बेसिकली मैं थोड़ा सा दिखा दूं, ये क्वेश्चन चेक किया हुआ है, ये उन्हीं स्टूडेंट्स का था, उसी स्टूडेंट का था ये, जो हमारे साथ ज्वाइन किए थे। देखें 8 में से 2 मार्क्स आए, माशाल्लाह से क्वालिफाई कर गए। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे ये बाकायदा हम चेक करते थे, और सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि यार क्योंकि हमारे पास ना अ, अगर आप काम कर लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें किस ट्रैक पे चलना है। अब बात समझने में, खैर बस ये दिखाने का मकसद। बस, और दूसरे अलावा देखें ये जो है ना क्या कहते हैं, इसके अलावा शॉर्ट वीडियोस पड़ी हुई हैं कुछ की कॉन्सेप्ट्स वगैरह की, तो वो भी हम यहाँ पे जो है ना क्या कहते हैं डिस्कस कर रहे होते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक इंशाल्लाह अब भी मेरा एरिया आ गया। तो मैं आपको BFD पढ़ा नहीं रहा हूँ, इसमें जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया मैंने इसको 300 में डिवाइड किया हुआ है, कि पार्ट 1 और 3। इसमें आप देख सकते हैं कि MSA के भी पास पेपर्स हैं, फिर ICW के पास पेपर हैं, ICW किट से कराया होमेज लिमिटेड, फिर होबार्ट PLC, फिर नीचे आ जाए 2022 का सवाल कराया हुआ है, फिर ICW की बुक से एक सवाल कराया हुआ है, ब्रिटिश फिनलैंड, ये ICW का बड़ा क्वालिटी सवाल है, ये ICW की किट से कराया हुआ है, विंटर 2018। तो मिक्स एंड जो है ना मैच आपके पास नजर आएगा, MSA2 के भी क्वेश्चन नजर आएंगे और ICW के भी क्वेश्चन नजर आएंगे इसमें आपको। ठीक है, पे इसी तरह ये थर्ड पार्ट है। तो मेरा खुद अलग से तकरीबन 24 लेक्चर्स का जो है, ये डेडिकेटेड MSA2 के लेक्चर है, इसमें कोई BFD का लेक्चर नहीं है। ये सारे डेडिकेटेड MSA2 के लेक्चर्स हैं, जिसमें हम MSA2 के क्वेश्चन करेंगे या तो, या फिर ICW के क्वेश्चन करेंगे। हाँ, BFD के लेक्चर अगर कोई का BFD वीक है तो वो ये देखेंगे ऑप्शनल लेक्चर्स पे, इन्वेस्टर पेजल हो गया, वैक हो गया, APV हो गया, मर्जर इक्वेशन हो गया, फॉरेक्स हो गया, वो यहाँ पे कवर कर रहा होगा। बट ये एरिया जो है ना हमारा, ये मैंडेटरी एरिया में वर्किंग कैपिटल का लेक्चर भी लाजमी लेके जाएगा, क्योंकि अब ये BFD का पार्ट नहीं रहा। ठीक है जी, तो ये मैंने कहा थोड़ी सी चीज़ थी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। सर आप और कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं या फिर हम इसको एंड करें? नहीं, बस एंड करते हैं, क्योंकि नमाज का भी टाइम है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कर ले। बाकी नंबर इंशाल्लाह बाकी क्लासेस का हमारा स्केड्यूल सर यही होता है कि हफ्ते में इंशाल्लाह 2 क्लासेस में ले रहा होता हूँ, और एक आपकी भी होती है और रिकॉर्डेड भी होती है। बिल्कुल, सैटरडे संडे को लाइव क्लास होगी सर फुरकान की, मोस्ट प्रॉब्ली दोपहर में हो रही होती है, सुबह दोपहर में। और इसके अलावा ये है कि बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है। बाकी हम बहुत ज़्यादा इंकरेज करेंगे इस में भी कि आप कम से कम ये तो खुद ड्राफ्टिंग करें, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। और ये सर फुरकान ने कहा है कि एक डायरेक्शन में करिएगा, ये नहीं कि आप एक चीज़ जो है बस अंधाधुंध करते जाए, अंधाधुंध नहीं करना है, अपने स्किल्स पे काम करना है और उस स्किल्स को फिर आपने एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, और सर लाइव लाइव में जरूर अटेंड करना है, खैर सेशन ये होंगे। काफी मुश्किल होता जा रहा है, बिल्कुल, जो लाइव लेकिन में आ रहे हैं स्टूडेंट्स उनको एक अपनी एक सेटिस्फेक्शन में फील होगी, एक आपको पार्टिसिपेशन का भी मौका मिलेगा। अगेन देखें, असल चीज़ है MSA2 में स्किल्स। ये वो पेपर नहीं है कि इसमें कोई आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए, टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए इसमें, आपको टेक्निकल स्किल्स चाहिए, सिर्फ एप्लीकेशन स्किल्स चाहिए। ठीक है, चलें, और सैटरडे संडे नेक्स्ट सैटरडे से इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर देंगे। बाकी थैंक यू सर फुरकान फॉर गाइडिंग अस, एंड थैंक यू वंस अगेन कि आप इतना एफर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। माशाल्लाह, मैंने शुरू में बात नहीं की मगर मैं अभी कर देता हूँ कि मैं MSA2 नहीं पढ़ा पा रहा था बहुत टाइम से, क्योंकि मैं समझता था मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं MSA2 को सिंगल हैंडेडली लेके चलूँ।
तो देन थैंक्स टू सर फुरकान, ये मुझे मिले, उन्होंने पूरी अपने प्लान का जो है वो मुझसे शेयर किया प्लान, और फिर उसके बाद मैंने फैसला किया नहीं यार, जो मैं चाहता हूँ कि क्योंकि MSc 2 पढ़ाने से एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो हमें होता है वो ये होता है कि स्टूडेंट हमें ये मैसेज नहीं करता कि मेरा पेपर पास हुआ है, स्टूडेंट हमें अक्सर ये मैसेज करता है सर मैं क्वालिफाई हो गया। तो दैट्स अ वेरी ग्रेट मोटिवेशन, नॉट जस्ट फॉर, जैसे कहते हैं ना कि यू बीइंग एन स्टूडेंट, नॉट जस्ट फॉर योर पेरेंट्स, इट्स ऑल्सो अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर योर टीचर्स एज वेल, कि कम से कम हमें ये होता है कि यार हमारा कुछ हिस्सा इंसान की फाइनल क्वालिफिकेशन जो फाइनल पेपर होता है उसमें लग गया। तो ये मोटिवेशन होती है जो आई थिंक मैं समझता हूँ कि MSc 2 पढ़ा के ये लग्जरी नसीब होती है। हाँ, जब मैं मैक पढ़ाता था मॉड्यूल F का मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तब बिल्कुल ये होता था, मगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग हट के ये पेपर आया है, तो आई थिंक अब जो BFD पास करने वाले बच्चे को भी मैं बड़ा रिगार्ड करता हूँ, मगर उसमें बहुत कम चांस होता है कि कोई बहुत पुराना बच्चा हो कि जो BFD पास करके क्वालिफाई हो रहा हो। ठीक है, तो वो आई थिंक इट्स अ ग्रेट मोटिवेशन, और यही हमें जो है पुश करती है कि हम आपको नहीं अच्छा सर, ये किसी ने पूछा कि आंसर्स को कैसे चेक करवाना होता है। वो हम खुद असाइनमेंट्स देते हैं, ग्रुप में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा, उसके लिए टाइम दिया जाएगा, और वो आपको उस फॉर्मेट पे आपको हमसे शेयर करना उसमें असाइनमेंट शेयर हो जाता है, और फिर सर फुरकान को पर्सनली बच्चे इनबॉक्स कर देते हैं, और सर फिर जो है वो उसको ओवर द पीरियड जो है चेक करके वापस कर देते हैं। ये तरीके का रहता है। चलिए यहीं तक रखते हैं, असर की नमाज का भी टाइम जा रहा है। आई थिंक थैंक यू फॉर सर फुरकान, डिस्पाइट आप कराची से बाहर थे फिर भी आपने सेशन अटेंड किया, एंड थैंक यू टू ऑल दी स्टूडेंट्स। और उम्मीद है कि सेशन आपको काम का लगा होगा। मैं समझता हूँ कि एक लास्ट में बात बस मैं यही कहूँगा कि एक डेडिकेटेड एफर्ट MSc 2 की जो है वो हम कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। बाकी अगर कोई सेल्फ स्टडी भी करना चाहे तो बिल्कुल पास कर सकता है, बट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि यार आप पास हो जाएं, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि आप पेपर पास करके जल्दी से क्वालिफाई। ठीक है, अल्लाह ताला आपको भी कामयाब फरमाए, बाकी तमाम स्टूडेंट को भी कामयाब फरमाए, आमीन। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम है। वालेकुम। थैंक यू।